आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। सर इज नेवर लेट बेटा। मेरी कुछ क्लासेस ना 6 बजे से शेड्यूल्ड हैं, कुछ क्लासेस ही मेरी 6 बजकर 1 मिनट से शेड्यूल्ड हैं, तो मुझे 1 मिनट वेट करना पड़ता है। मैंने तो बोला था सारी क्लास 6 बजे शेड्यूल करो, बट इन्होंने शेड्यूल करते समय कुछ क्लास को 6 बजकर 1 मिनट कर दिया। फिर मैंने सोचा इसको चेंज करवाऊं, फिर मैंने कहा चलो 1 मिनट तो ऐसे ही बीत जाता है, क्यों परेशान करना किसी को, ठीक है। तो वो 1 मिनट में वेट करता हूँ। आई वेट फॉर ए मिनट, आई रीड योर चैट्स। कोई पूछ रहा था कि कोई दिल्ली से है, तो कोई कह रहा नहीं मैं हिमाचल से हूँ। अरे उसने पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ से हो, उसने सिर्फ पूछा कि दिल्ली से है, वो जवाब दे। है तुम क्यों बता रहे हो कि तुम हिमाचल से हो? नहीं इंटरेस्टेड है तुमसे मिलने में, कोई हिमाचल में हो तो हिमाचल में रहो। दिल्ली में पूछा, दिल्ली में कोई है? दिल्ली वालों को बस जवाब देना है, समझे कि नहीं? हिमाचल वालों को नहीं। वो बता रहा है कि कभी हिमाचल आना तो मिल लेना। किसी की चैट नहीं पढ़नी चाहिए। ये कौन सी प्राइवेट चैट है जो मैं पढ़ रहा हूँ? ये तो चैट ही पब्लिक है। मैं तो प्राइवेट चैट भी पढ़ लेता हूँ लोगों की व्हाट्सएप पे, ऐसे बगल में झांक के। आई मिस दोज डेज। फेम और पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम लोग अब पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह कम यूज कर पाते हैं, पता है आपको? वरना मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन अब नहीं जाते हैं मेट्रो वगैरह में, ठीक है। पहले जाते थे, तो ये सब फायदा होता है अनजान होने का, है ना। अगर आप अनजान हो तो ये सब फायदा होता है, कहीं भी लोग मिल जाते हैं। अब दिल्ली के सरोजनी नगर में मैं गया था एक दिन, दीदी आई हुई थी, तो अब दीदी लोगों को सरोजनी नगर वगैरह पसंद है, मार्केट मेनली वो लड़कियों का ही मार्केट है। अब वो आती हैं तो साथ में जाना पड़ता है। वहां लड़के मिल गए, कह रहे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं लिखा है कि यहाँ सिर्फ लड़कियों का प्रवेश होगा, लड़के नहीं आ सकते हैं। हम भी आए जैसे तुम आए हो, तो पूछ रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? मगर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जो तुम करने आए हो हम भी वही करने आए। हाँ जी, तो कह रहे सर सेल्फी लेना। हमका सरोजनी में सेल्फी तो नहीं लेना है हमको, कहीं और मिलेंगे तो ले लेना, सरोजनी में सेल्फी नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है ये सब। आई मिस दोज डेज व्हेन नोबडी न्यू मी, इट वाज रियली कूल। हाँ, एनीवे लेट अस, वी आर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। प्रद्युमन कितना शेड्यूल से पीछे हो, जरा बताओ। ओके, देयर इज अ शेड्यूल व्हिच इज डेड। लेट मी एक्सप्लेन यू, देयर इज अ शेड्यूल व्हिच इज एक्टिव, ठीक है। तो डेड शेड्यूल क्या होता है कि बोल दिया कि 4 क्लास में परसेंटेज होना है तो 4 ही में होना है, क्लास में कंटेंट खत्म हो या ना हो, वो टीचर 4 क्लास में उसको खत्म कर देगा। इसको बोलते हैं डेड शेड्यूल। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तुम्हारे समझने ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 क्लास मतलब टीचर का 4 क्लास खत्म। एक होता है एक्टिव शेड्यूल। एक्टिव शेड्यूल का मतलब होता है कि 4 क्लास पढ़ानी थी, बट चूंकि डिस्कशन प्रॉपर हुआ और उस डिस्कशन की वजह से मुझे लगा कि 2 क्लास और पढ़ानी है, तो मैंने 4 और 2 6 क्लास पढ़ा दिया। अब 6 क्लास जब पढ़ा दिया तो कुछ बच्चे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ सर ने तो 6 क्लास पढ़ाया सही से खत्म करने के लिए, बट कुछ बच्चे आएंगे और वो बोलेंगे कि वी आर रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल, ठीक है। तो चिंता मत करिए, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं, और मैं इस चीज के लिए इसीलिए हर महीने आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिया करूंगा कि मैंने कितने घंटे आपको पढ़ाए, ठीक है, ताकि आप आवर्स का मेजरमेंट भी रखें कि सर ने कितनी क्लासेस मिस करी, सर कितने दिन बोल के नहीं आए पढ़ाने, ये भी तो देखो, ठीक है। रनिंग बिहाइंड द शेड्यूल डज नॉट मीन कि तुम बस खाली ये देख रहे हो कि अच्छा अभी तो हम सिर्फ पार्टनरशिप में पहुंच पाए हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी क्लासेस वाकई में पढ़ाई, कितनी प्रॉमिस थी। फिर आपको समझ में आएगा कि मेहनत हम उतनी ही कर रहे हैं। अब कुछ क्लास में अगर ज्यादा क्लास लग रही तो हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा शेड्यूल एक एक्टिव शेड्यूल है, पैसिव शेड्यूल नहीं है, डेड शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह का खेल ना करें कि मेरे ऊपर आप ऐसा दबाव बना दें कि मैं कोर्स वाकई में उड़ा दूं, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत आसान होगा कि मैं 4 क्लास बोलूं तो 4 ही क्लास में खत्म करूं, उससे बढ़िया मेरे लिए क्या है ना? समझ रहे हो? नया बैच जल्दी आएगा। प्रद्युमन जी कह रहे हैं दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग दैट यू वर एब्सेंट मेनी डेज। कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेज आई वाज एब्सेंट प्रद्युमन? फर्स्ट आपकी चैट में पहली क्लास में देख रहा हूँ, यानी आप लाइव या तो रोज नहीं आते हो, या आज आपने पहली बार बोलने की हिम्मत करी है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे जरूर बताएं कि मैं कितने दिन एब्सेंट रहा हूँ। और आई थिंक आपकी काफी क्लासेस अब तो ले ली है मैंने, आप प्लीज मुझे जरा बता दीजिएगा, ठीक है, कितने दिन में एब्सेंट रहा हूँ। और क्लास में बाकी चीजों के लिए भी कमेंट किया करिए प्लीज, जब अच्छा लगे तो भी बता दिया करिए कि सर अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, डाउट वगैरह भी पूछ लिया करिए, हाँ जी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अध्यापक को बेटा हमेशा एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना, ठीक है। आप अपने बारे में भी अगर सोचेंगे थोड़ा सा, तो आपको लगेगा आप भी इंसान है, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। अभी बताऊं अभी क्लास के पहले क्या हुआ? जस्ट क्लास के पहले एक लड़का फोन करके रो रहा था,
कुछ प्रॉब्लम थी उसको, मैंने अपनी टीम को नंबर दिया क्योंकि मेरा क्लास था 6:01 पे, आपकी क्लास लेनी थी। मैं क्लास में अपनी टीम को मैंने बोला कि इससे बात करो, जो भी इसके लिए कर सकते हो करो, ठीक है। तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो उसको इमीडिएट हैंडल करना है आज। ऐसे ही हमारी लाइफ में दिक्कत आ जाती है, हमारा परिवार है, कभी कोई बीमार हो गया तो हमें भी इंसान की तरह ही देखिएगा हमेशा। तो अगर हम 90% 95% अपने शेड्यूल को फॉलो कर पाते हैं तो बाकी 5% के लिए मुझे माफ करते रहना, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं और इंसानों के साथ इंसानी दिक्कतें, ठीक है। परिवार है, माँ बाप भी अब बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम लोगों को भी निभाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑलवेज कंसीडर ए टीचर इज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली मी बट एवरीवन। We sometimes forget, we look at a schedule and with that schedule we judge a person, oh, why it's not happened. We are not machines. Schedules are indicative what we want to do, so we'll try to follow it 100%, but sometimes it is going to be 95%, it is going to be 90%, and 90% is good, ठीक है। 90% बुरा नहीं है, एक लंबा कमिटमेंट है, हमें नहीं पता कि मंडे को क्या होता है हमारे साथ, ट्यूसडे को क्या होता है, वेंसडे को क्या होता है। तो एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अगर वो 90% फॉलो हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी माफी अगर कुछ दिनों में तकलीफ हुई है मेरी वजह से आपको, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पार्टनरशिप की बातें करते हैं, लेट्स स्विच ऑन द अर्जुना मोड और पढ़ते हैं। सो पार्टनरशिप जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा मोस्टली रेशियो पे डिपेंडेंट है। कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, उन 2-4 कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुन लो और समझ लो, ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में। देन सवाल के साथ ही चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि पूरा जो है रेशियो का एप्लीकेशन है ये। तो रेशियो का मल्टीप्लायर, उसी का सारा एप्लीकेशन है एक तरह से। तो रेशियो आपको लगेगा कंटिन्यू हो रहा है, उसी का जबरदस्त प्रैक्टिस होगा। पार्टनरशिप के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, वो समझिएगा। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है पार्टनरशिप क्या होती है, राइट। तो पार्टनरशिप शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एक आदमी से कोई पार्टनरशिप नहीं बनती, वो तो इंडिविजुअल होता है। बट जब हमारे पास 2 or more लोग हो जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो हमारे पास पार्टनरशिप का अरेंजमेंट होता है कि 2 लोग पार्टनर्स हैं। अब हमें एक बात और समझने की आवश्यकता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आप पार्टनरशिप करते हैं, यूजुअली पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होती है। पार्टनरशिप बहुत तरह की होती है, बट हम यहाँ जिन पार्टनरशिप की मोस्टली बात करेंगे वो बिजनेस पार्टनरशिप्स की बात करेंगे। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। अब पार्टनरशिप का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? पार्टनरशिप अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पार्टनरशिप का कोई नियम नहीं होता है। नियम जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं। मान लिया जो एक्चुअल वर्ड में पार्टनरशिप होती है, मान लिया 3 पार्टनर्स मिले, 3 पार्टनर्स बोलेंगे कि देखो मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत है तो मैं ज्यादा परसेंटेज शेयर लूंगा, पैसे भले ही कम लगाऊंगा, परसेंटेज ज्यादा लूंगा। तो ये सारी चीजें वर्कआउट करती हैं दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन बेस्ड पार्टनरशिप्स, कि कैसा नेगोशिएशन हुआ और किस तरह का पार्टनरशिप अरेंजमेंट हुआ। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स की पार्टनरशिप बहुत सिंपल होने वाली है। मैथ्स की पार्टनरशिप के कुछ गोल्डन रूल्स हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई हर एक पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या होता है कि बिजनेस हो, बिजनेस में पैसा लगाया जाए, बिजनेस को मिलकर बढ़ाया जाए, ताकि अंत में प्रॉफिट हो और वो मुनाफा आपस में बांट लें। तो इसमें कुछ टर्म आएंगे। वो टर्म होगा एक तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो पैसा जो इस बिजनेस में डाला जाएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, एक चीज हमें समझना है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेट्स से किसी ने पैसा लगाया और वो पैसा वो बोलेगा कि हम ये पैसा हमेशा के लिए नहीं लगा रहे हैं, हमें ये इन्वेस्टमेंट या कैपिटल वापस चाहिए 6 महीने के बाद। तो दूसरा टर्म होगा, यहां पर मैं इसको लिखता हूं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, एक टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को हमें किस तरीके से शेयर करना है, इसके बारे में हमें समझना है। देन पार्टनर्स भी 2 तरह के होते हैं, इनको भी हमें समझना है। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है ये पार्टनर जो होगा इस बिजनेस में काम भी करेगा, काम करके इस बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करेगा। दूसरा एक पार्टनर होगा जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? पैसा लगा के गायब हो जाता है, राइट। पैसा लगाया और पैसा लगा के निकल गया, ठीक है, वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम इसको वर्किंग पार्टनर को एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं, राइट। अब देखना, जो ये पार्टनर्स होते हैं इसमें जो वर्किंग पार्टनर होता है वो कहता है देखो ऐसा है, तुमने भाई साहब सिर्फ पैसा लगाया है, तुम स्लीपिंग पार्टनर हो, लेकिन चूंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं और मैं इसी बिजनेस में दिन रात काम कर रहा हूं, मुझे भी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई। प्रॉफिट साल के अंत में होगा नहीं होगा वो तो साल के अंत में बांटोगे तुम। तो ये जो वर्किंग पार्टनर होता है ये इंटाइटल्ड होता है सैलरी के लिए। मतलब ये सैलरी लेता है जो कंपनी में एक खर्चे की तरह बुक होता है, उस काम में खर्चे की तरह बुक होता है। जैसे एक एम्प्लॉय की सैलरी होती है, ऐसे इसकी खुद की सैलरी होती है। फिर जब ये पैसा बनेगा, लास्ट में प्रॉफिट बनेगी, तो वो प्रॉफिट भी
जिस अरेंजमेंट में डिसाइड हुआ होगा उस अरेंजमेंट में डिस्कस होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, स्लीपिंग पार्टनर कोई सैलरी नहीं मिलती है इसको। देन कुछ और टर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है एक बिजनेस के अंत में टोटल जितना मुनाफा हुआ उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कोई जरूरी नहीं है कि इस पूरे प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, होता क्या है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में हो सकता है हम कह दें कि हम कुछ पैसा बिजनेस को रीग्रो करने के लिए यूज करेंगे, तो वो पैसा हटा के जो टर्म बनेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो टर्म है जिस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिस प्रॉफिट को हम बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में। इसको लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। कभी कभी ऐसा होगा कि हम पूरे ग्रॉस प्रॉफिट को ही बांट देंगे, कभी कभी हम बोलेंगे कि नहीं, हम ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे, इसका कुछ हिस्सा हम चैरिटी में देंगे, पहले चैरिटी में देने के बाद जो बचेगा वो बांटेंगे। ऑलराइट, तो प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस में कुल कितना रेवेन्यू आया, कुल कितना खर्चा हुआ, उसका अंतर आपका हो गया मुनाफा यानी प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम पहले बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम कुछ पैसे चैरिटी में देना चाहते हैं या कुछ पैसे वापस बिजनेस में डाल के बिजनेस को रीग्रो करना चाहते हैं, री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जो बाकी पैसा बचेगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा और वही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप अरेंजमेंट क्या है। इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, पार्टनरशिप अरेंजमेंट जो भी सवाल बोलेगा उसके हिसाब से ये चीज आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारे टर्म्स हैं जो यहां यूज होने वाले हैं। अब मैं एक एक करके इन टर्म्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेता हूं ताकि हम इस चीज को ठीक से समझ जाएं। सवालों के थ्रू इनकी क्लैरिटी मिलेगी, बट उसके पहले कुछ चीजें और समझनी। अब लेट अस से पार्टनरशिप अरेंजमेंट सवाल में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, नथिंग गिवन, नो पार्टनरशिप अरेंजमेंट इज गिवन, कि किसको कितना प्रॉफिट का रेशियो मिलना है ये शुरू से डिसाइडेड ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें देखना है कि भाई फिर डिफॉल्ट अरेंजमेंट पार्टनरशिप का क्या होता है। ठीक है, वो वहां आते हैं, तो मैं बताता हूं डिफॉल्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है, किस रेशियो में करना है, तो देयर इज अ डिफॉल्ट तरीका। वो तरीका क्या है इसको समझते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी। लेटेस्ट से ए ने 10,000 रुपए लगाया, बी ने 20,000 रुपए लगाया। टाइम पीरियड दोनों का 1 साल है, यानी दोनों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि साल के अंत में अगर मुझे प्रॉफिट बांटना है तो आप मुझे बता सकते हो कि डिफॉल्ट अरेंजमेंट क्या होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि डिफॉल्ट अरेंजमेंट 1:2 कर दो, कि जिसने पैसा ज्यादा लगाया, 2 गुना पैसा लगाया, तो उसको 2 गुना शेयर दे दें। ऑल्दो हमेशा ये सही नहीं होता है, हो सकता है जिसने पैसा 1 गुना लगाया हो उसकी काबिलियत बी से बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा काबिलियत हो कि वो एक्चुअल में 3:2 ले ले। अगर बेस्ड ऑन डिस्कशन कोई पार्टनरशिप अरेंजमेंट बने तो हो सकता है ये 3:2 ले ले, क्योंकि यहाँ कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता है फिर। लेकिन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हम इनकी स्किल्स पे फोकस करेंगे ही नहीं कि कौन कितना स्किल्ड है, हम सिर्फ देखेंगे जिसने 2 गुना पैसा लगाया उसको 2 गुना प्रॉफिट मिले, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम हो गया। फिर हम आते हैं, मान लिया दोनों बराबर पैसा लगाते हैं। ठीक है, लेटर से इसने 10,000 लगाया और इसने भी 10,000 लगाया। अगर दोनों 10,000 लगा रहे हैं और मैंने कहा कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो मान लेते हैं हम 6 मंथ्स के लिए है, और जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो हम मान लेते हैं 1 साल के लिए। ओके, अमाउंट इक्वल है। आप बताओ किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आप कहोगे अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, लेकिन चूंकि इसने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगाया, इसका पैसा 1 साल के लिए रहा, चूंकि इसने दुगने समय के लिए पैसा लगाया है, तो यहां भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 1:2 ही होना चाहिए। अब मैं आता हूं तीसरे केस में। तीसरा केस हमारा यह है कि ए है, बी है, यहां इसने 10,000 लगाया, यहां इसने 20,000 लगाया। आपको पता है इसकी वजह से 1:2 प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। यहां पर इसका टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ्स का है। यहां इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 वर्ष का है। इसकी वजह से भी प्रॉफिट शेयर 1:2 होना चाहिए। तो इस बी को कैपिटल की वजह से दुगना मिलना चाहिए, टाइम की वजह से भी दुगना मिलना चाहिए। तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर होगा 1:4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। क्योंकि दोनों फैक्टर आ गए, टाइम भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। ठीक है, 1:4 हो गया। अब इस चीज को मैं समराइज कर देता हूं। तो समराइज ये है कि भाई अगर मेरे पास ए और बी दो लोग हैं, ए का जो कैपिटल है इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, जो अमाउंट ए इन्वेस्ट कर रहा है इसका इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। जो बी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसको आई ए और आई बी बोलते हैं। जो टाइम पीरियड ए का इन्वेस्टमेंट का है वो टी ए है, टाइम पीरियड बी के इन्वेस्टमेंट का क्या है, टी बी है। तो जो प्रॉफिट शेयर होगा ए और बी का, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है। वो है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का प्रोडक्ट क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन्हीं का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे पिछला केस मैंने आपको जब समझाया तो मैंने कहा कि 10,000 रुपए और 10,000 रुपए कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए,
यहाँ पर हमारे पास 20,000 रुपए और 1 साल के लिए, यहाँ 1 साल को मुझे 12 महीने लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 12, 6 और 12 महीने, हमें जब रेशियो लेना होता है तो यूनिट्स को बराबर रखना पड़ता है। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 6 महीने तो 12 महीने। अब आप डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, 10 दूना 20 बनेगा, ये 6 है, 6 दूनी 12 बनेगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 1:4 हमारा प्रॉफिट रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, ये सभी को समझ में आया, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया मैं आपको एक केस देता हूं कि मेरे पास ए, बी और सी 3 लोग हैं। यहां मान लेते हैं इसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 1,000 का है, इसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल 2,000 का है, इसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल क्या है, 3,000 का है। इसका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 4 मंथ्स है, इसका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 6 मंथ है, और इसका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 1 ईयर है। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रॉफिट शेयर चाहिए, तो आप कहोगे जब मैं प्रॉफिट शेयर लिखूंगा PA रेशियो PB रेशियो PC, अगर मैं लिखने जाऊंगा 1000 इंटू 4 आएगा जो कि बनेगा 4,000, 2,000 इंटू 6 आएगा जिसको मैं लिखूंगा 12,000, 3,000 इंटू ये 12 लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये बनेगा 36,000। एक मत लिख देना, महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीनों जीरोस कट जाएंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 आएगा, 4 बारी हम 36 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 1:3:12। कितने लोग करें, 9 आएगा, 12 आएगा, एक मिनट, सारी 4 से काटा है 9 ही आएगा, 4 से काटा तो 9 आएगा, 12 क्यों आएगा, 4 9 ही 36 होता है। ठीक है, 9 ही आएगा, बिल्कुल सही बोला। अब एक चीज आपको और समझनी है, जब हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें चूंकि रेशियो निकालना है PA PB PC का, तो ये 1000 के 3 जीरोस आप पहले भी काट सकते थे, अल्टीमेटली ये 3 जीरो कट जाएंगे। 3 जीरो को ऐसे नहीं देखना है, 3 जीरो कॉमन फैक्टर्स, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कटने ही है। तो अगर मुझे कॉमन फैक्टर्स दिए तो मैं काट सकता हूं इनको पहले ही। ये जैसे 4, 6 और 1 साल है, आप अगर इसको 12 महीने लिख लो तो आप पहले भी चाहो तो 2 से काट सकते हो, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 6 बनेगा। अब अगर आप प्रोडक्ट निकालो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 6, ठीक है, फिर मैं 2 से काट दूं, 2 से मैं काट दूं, तो वैल्यू क्या आ गई, 139। ये भी हो गया। आप शुरू में ही सिंप्लीफाई कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। 30,000 कैसे, कहां 30,000 लिखा मैंने, 36,000 है मैडम, ये 30 नहीं है, 6 है, 6 है। 12 इंटू 3 36 होगा। 6 मंथ के लिए 10,000 किया है, तो 6 मंथ के लिए 5,000 ही ना किया तो प्रॉफिट कम होगा, मतलब अब 6 महीने के लिए 10, नहीं, 10,000 को आप कह रहे हो 6 महीने के लिए 10,000 किया। दो तरीके से इसको आप देख सकते हो, आप बोल दो कि ये 5,000 के इक्विवेलेंट है 12 महीने के लिए, औसत अगर निकालते हो आप, साल भर में कन्वर्ट करोगे अगर, तो ये 10, आप या तो बोलो 12 इंटू 5 बोल लो, 5,000 इंटू 12 महीने, 10,000 इंटू 6 महीने, एक ही बात है। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट निकालना होता है, बालक ये समझना है आपको। क्लियर हो गया सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 139 इज द वैल्यू। मंथ पर डे 7 हुआ, तो पर डे मतलब आपको टाइम का यूनिट सेम रखना है। तुम दिन में रखना है, दिन में रख लो सबको, साल में रखना है, साल में सबको रख दो, जैसे रखना है रख लो, वो कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, होप इतना समझ में आया जितना मैंने आपको समझाया है। मंथ और डे साथ में है, तो आप उसको डे में कन्वर्ट कर लो या मंथ में कन्वर्ट कर लो, आपको एक ही यूनिट लेनी पड़ेगी बेटा, 2 यूनिट एक साथ लेके तो नहीं चल सकते, एक यूनिट बनानी पड़ेगी आपको सेम। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं, ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल रहा हूं, जितना प्रॉफिट बंटना है उसका रेशियो ये है, जितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, नेट प्रॉफिट का ये रेशियो है। अगर लेट से ग्रॉस प्रॉफिट बांट रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो इस रेशियो में बटेगा, वो तो जो प्रॉफिट बांटना है उसका रेशियो है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब कुछ केसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जरा समझना इसको। जैसे मेरे पास मान लिया A है और B है, ये सवाल कई बार ऐसा बनेगा कि हर 3 महीने में जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होने वाला है। मैं दिख रहा हूं कुछ, एवरी 3 मंथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो चेंज होगा। यानी हम कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जो शुरुआत हुई, मान लिया, इसको बहुत ध्यान से देखना इस केस को, मैंने कहा मान लिया A का जो इन्वेस्टमेंट है वो A का इन्वेस्टमेंट है हमारा शुरुआत में, लेट्स से हम मानते हैं कि इट्स गोइंग टू बी 1,000, और इसका जो इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं 16,000। ध्यान से देखना, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई A का इन्वेस्टमेंट डबल होता जाएगा हर 3 महीने में, तो ये बनेगा 2,000, फिर ये कितना बनेगा, फिर से डबल हो गया तो ये बनेगा 4,000, फिर ये बनेगा 8,000। B का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं सवाल में दिया आधा होता जाएगा, तो 8,000 हो गया अगले 3 महीने के लिए, हर 3 महीने पे आधा हो जाएगा, फिर 4,000 हो जाएगा, फिर ये वैल्यू हमारी 2,000 हो जाएगी। अब मुझे अगर प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब मजेदार बात क्या है, आप बोलोगे ये जो 1000 है, ये हम 1000 कितने दिनों के लिए रखेंगे, 3 महीने के लिए, फिर यही वैल्यू हो जाएगी 2,000 इंटू 3, फिर यह वैल्यू हो जाएगी 4,000 इंटू 3, फिर यही वैल्यू हो जाएगी हमारी 8,000 इंटू 3।
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये ए के लिए टोटल इतना बनेगा। अगर मैं बी के लिए लिखना चाहूंगा तो ये बनेगा पहले कि 16,000 3 महीने के लिए रहेगा, 16,000 में अब 8,000 रहेगा 3 महीने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आधा होता जा रहा है, हम आधा विड्रॉ करते जा रहे हैं। फिर ये 4,000 इंटू 3 बनेगा, और फिर ये वैल्यू हमारी बनेगी 2,000 इंटू 3। ये हमारे ए और बी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के हमने कुछ निकाले वैल्यूज। अब देखो मजेदार बात क्या है, ये 3 3 3 हर जगह आ रहा है, ये 3 3 3 हर जगह आ रहा है, इसको हम काट सकते हैं, कट गया। 1000 में ये 3 0 3 0 3 0 कॉमन निकाल सकते हैं सब में, ये 3 0 भी कट जाएंगे सारे, कुछ नहीं बचेगा। तो वैल्यू हो गई हमारी यहां से 1 + 2 + 4 + 8 रेशियो 16 + 8 + 4 + 2, 2 1 3 4 7 8 15 16 8 24 4 28 2 30, वैल्यू कितनी आई 1:2। ओके, अब आपको बताऊं, ये मैं डायरेक्ट लिखना आपको सिखाऊं विद लॉजिक, कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे। देखो यहां पर मैं ये कहूंगा कि भाई हर टाइम पीरियड 3 3 महीने का है। अगर हर एक टाइम पीरियड मेरा 3 3 महीने का है तो मैं 3 3 लिखने के बजाय ये मान लूं कि ये 3 महीने का पीरियड मेरा 1 यूनिट ऑफ टाइम, मुझे तो रेशियो निकालना है, तो ये 3 महीना मेरे लिए क्या हो गया 1 यूनिट ऑफ टाइम मान लेते हैं, हर जगह 3 3 महीना लिखा है, तो एवरी 3 मंथ बिकम 1 यूनिट ऑफ टाइम, या मैं कह लूं इनका रेशियो निकाल लेता हूं, सब 1 1 1 बन जाएगा। तो ये टाइम के सेंस में 1 1 यूनिट हो गया सीधे। अब देखो आप, तो टाइम से कोई चेंज ही नहीं आना है, सबका टाइम पीरियड 1 1 1 1 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क आना नहीं है। अब देखो यहां अगर 1000 है तो यहां 2000 है, यहां 2 है तो यहां 4 है, यहां 4 है तो यहां 8 है, यहां 8 है तो यहां 16 है। आपको दिख रहा है हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यहां मुझे एक डबल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है फॉर इक्वल टाइम पीरियड। 1 यूनिट टाइम ये है, 1 यूनिट टाइम ये भी है, तो देयरफॉर ए रेशियो भी क्या आना है, 1:2 ही आना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप ये चीज तुरंत देखने लगोगे, नहीं, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर हो जाए तो कई जगहों पर जहां लोग चीजें लिख लिख के करेंगे आप सीधा लिख पाएंगे उसको, यू विल बी एबल टू मार्केट लाइक दिस। जैसे ये केस है स्टैंडर्ड, तो हमने सीधा लिख दिया, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। केसेस और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां पर बोलेगा 3 महीने बाद किसी ने पैसा निकाला, 3 महीने बाद किसी ने पैसा डाला, ये सोचना टफ होगा। देखो ये शब्द आपको नहीं बोलना है अभिजीत, हमारी एबिलिटी वहीं तक है जहां तक हमने चीजों को सोचा हुआ है, तो इमीडिएटली रिजेक्ट करना कि ये सोचना टफ होगा, ठीक है, या ये सोचना आसान होगा, ये वही बात हुई कि छोटा बच्चा 6 महीने का है, जब वो चल भी नहीं पा रहा है तब वो बोलने लगे कि चलना बहुत टफ होगा, क्योंकि अभी तो वक्त है, अभी तो मसल्स ही नहीं बनी है आपकी, पैरों में उतना दम ही नहीं है अभी तो नहीं चल पाओगे अभी। तो वो बच्चा बोलता भी नहीं कि टफ है, वो ट्राई करता रहता है, जितनी जितनी एबिलिटी उसके अंदर आती जाएंगी वो ट्राई करता रहेगा, फिर एक दिन वो चलने लगता है और दौड़ने लगता है। शुरू में लड़खड़ाता है, गिरता है। एटीट्यूड हमेशा बच्चे की तरह रखना है, ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग, इट डजंट मैटर यू अटेन दिस स्किल और नॉट, इट डजंट मैटर। आपके एग्जाम में जो लोग बैठ रहे हैं वो बहुत हाई स्किल के साथ बैठ ही नहीं रहे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू थिंक, ओके, कि वाई इट इज 1:2। हम एक अल्टरनेट तरीके से भी इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सिंपल है, हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डबल वैल्यू मौजूद है, यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो इसलिए 1:2 आना है। आपकी दुनिया तो, बच्चों की दुनिया तो यहीं तक अटकी हुई है ना, तो ये स्किल तो है ही है आपके पास, कुछ अच्छा सोच पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनसे तो कम्पीट कर ही ले रहे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े, ओके, लेट्स गो अहेड। तो अब मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो लिखा जा सकता है, ओके। अब हम ना सीधे सवाल पे चलेंगे, क्योंकि सवाल में ही डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते जाएंगे और वहां से आपको हर एक केस की क्लैरिटी मिलती जाएगी। जैसे पार्टनर वाला केस है, किसी को सैलरी मिल रही है, तो ये सब सारी चीजें ना हम लोग वहीं सवाल के साथ देखेंगे, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आता रहेगा। थियरी में और ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी इसका एप्लीकेशन है। पार्टनरशिप का बेसिक समझ में आ गया आपको, अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। कई सवालों में पार्टनरशिप अरेंजमेंट दिया होगा कि ऐसे प्रॉफिट बांटना है तो वैसे बांटेंगे, जहां नहीं दिया होगा वहां हम ऐसे रेशियो से प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ऑलराइट, समझ में आया? क्या अंकित जी किस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए? मैं आपका क्वेरी ऊपर जाकर देख रहा था, मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है? जब आप पेस्ट कर रहे हो ना अभी, तो आप पेस्ट भी कर दो, सवाल भी पेस्ट कर दो, खोज रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा है, हाँ जी। अगर किसी और टॉपिक का सवाल है तो भी धैर्य से बैठना पड़ेगा आपको, अगर यहाँ कुछ डिस्कशन में प्रॉब्लम है तो आप तुरंत वापस क्वेश्चन पेस्ट करिए मुझे, इमीडिएट, विदाउट टेकिंग एनी टाइम। टाइम और इन्वेस्टमेंट का ही ध्यान रखना है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। कौन सा टर्म सेम हो गया? टाइम यूनिट सेम हो गए ना, 3 3 महीने के सारे पीरियड है। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला आपको, ओके, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। इफ टाइम अमाउंट इज इक्वल फॉर एवरीथिंग, इट्स लाइक into 1 into 1 into 1 into 1, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी सवाल करो तब धीरे धीरे समझ में आएगा।
ठीक है। 1000 इंटू 12 कैसे हो जाएगा? जब 1000 का इन्वेस्टमेंट हम बोल रहे हैं 0 से 3 महीने के लिए, हर 3 महीने में इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है, राइट? डबल हो जाता है, क्लियर? अगर हर 3 महीने में इन्वेस्टमेंट हमारा डबल हो जाएगा, ओके यार, यही बात तो इसी पेज पे हूं मैं अंकित। आप डाउट बताओ कि कहां डाउट है, आप करो प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। अब ये पूरी स्क्रीन में क्या डाउट है आपको लिख के बताना पड़ेगा। बशर्ते मैं कहूंगा थोड़ा देर अगर इंतजार कर लोगे ना, तो कुछ सवाल करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? हाँ जी, थोड़ा वेट कर लो। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं, इससे बहुत सारे भी केसेस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। अभी यहाँ अटके रहोगे तो अटके रह जाओगे, ठीक है? और जब भी डाउट पूछो तो आप बोलो कि मेरे को क्या डाउट, ओके? ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट भेज दो और कहो कि पता करो कि क्या डाउट है मेरा। डाउट मींस देयर इज सम स्पेसिफिक डाउट यू हैव टू आस्क। ये नहीं कि पेज शेयर कर दिया अब बोला बताओ, अब मैं क्या जानूं क्या डाउट है तुमको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है PQR ने एक बिजनेस शुरू किया। पी ने इन्वेस्ट किया है 25% टोटल कैपिटल का, क्यू ने इन्वेस्ट किया है 33 बाकी का, और आर ने इन्वेस्ट किया है बाकी रेस्ट। टोटल प्रॉफिट साल के अंत में 1,08,000 रुपए है। आपको बताना है कि जो अंतर होगा पी और आर के शेयर में वो कितना होगा। तो यहां देखो समय अलग अलग नहीं दिया गया है, कितने टाइम के लिए किसने इन्वेस्ट किया ये नहीं बताया गया है। जब भी ऐसा होगा कि मुझे समय अलग अलग नहीं दिया जाएगा तो हमें समय को इक्वल मानना है, हमें टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां सेम मानना है। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मानना है? हमें सेम मानना है। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट सबका सेम है, तो टाइम का फैक्टर यहां चला गया। और जब टाइम का फैक्टर नहीं होगा तो जो प्रॉफिट, मान लिया 3 लोग हैं ABC, तो इनके प्रॉफिट का शेयर क्या होगा? सिंपली इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। अगर टाइम सभी के लिए सेम होगा तो टाइम का फैक्टर रहा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट रेशियो ही हमारा प्रॉफिट रेशियो हो जाता है। तो अब इस सवाल में देखो P 25% टोटल का इन्वेस्ट कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4 परसेंटेज में, जिनको नहीं आता है वो जान ले। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो आप ये करो कि अगर मैं टोटल को 4 मान लूं तो हमारा P कितना आएगा? 1 आएगा। अब P का 1 अगर हम निकाल दें तो बचा कितना? आप कहोगे 3 बचा। तो वही कह रहा है रिमेनिंग का 33/3% क्यों है? 33/3% जो हमारा होता है ये 1/3 होता है। तो रिमेनिंग यानी जो बाकी बचा P को हटाने के बाद 3, इसमें से Q इसका 1/3 है तो 1 है, Q निकल गया। अब R कह रहा है बाकी इन्वेस्ट करेगा, तो 4 का बाकी क्या होगा? 2। 1 यूनिट P 1 यूनिट Q और 2 यूनिट हमारा R हो गया। तो PQR का जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट रेशियो निकल के आया वो आया 1:1:2। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो सभी को समझ में आ गया। इसी रेशियो में मुझे प्रॉफिट भी बांट देना है। तो आप कह रहे हो कि जो 4 यूनिट आपका है ये 1,08,000 के बराबर है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे दिया हुआ है। क्या टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है? नहीं। इतना प्रॉफिट हुआ साल के अंत में, तो इतने प्रॉफिट को मुझे इस रेशियो में बांटना है। आप कहोगे 1 यूनिट कितना आया मेरा? 27,000 आया। 1 यूनिट अगर 27,000 हो गया तो अगर मुझे पी और आर का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है पी और आर का, तो इसका अंतर क्या है? ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो अंतर भी 1 ही यूनिट का है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 27,000 ही मेरा उत्तर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट शेयर्स में डिफरेंस 1 यूनिट का है और मुझे वही 1 यूनिट निकालना है, तो 1 यूनिट हमारा 27,000 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। बहुत सारे सवाल सिमिलर स्ट्रक्चर पे होंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। PQR ने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा एक पार्टनरशिप में जिसका रेशियो 4:2:3 है। जो रेशियो है मंथ्स फॉर विच PQR इन्वेस्टेड वो 2, 3, 5 है। तो यहां देखो इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो मुझे दिया हुआ है। अगर आर को प्रॉफिट शेयर मिलता है जो कि 15,400 ज्यादा है पी से, तो हमें बताना है क्यू का शेयर क्या है। तो 2 चीजें यहां पर दी हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट रेशियो मुझे दिया हुआ है जो कि है 4:2:3। PQR का मुझे इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, मैंने लिख दिया। मुझे इन तीनों का टाइम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है जो कि है मेरा 2, 3, 5, ये भी मैंने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब गुणा करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट रेशियो, भी पता है आपको। तो अगर मैं प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15 आपकी वैल्यू आ गई। ये प्रॉफिट शेयर हो गया। आगे कुछ पूछा है, जस्ट एक सेकंड देना। आगे क्या पूछा है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे हमसे पूछा है कि अगर आर का शेयर 15,400 पी से ज्यादा है, तो आर का शेयर पी से कितना ज्यादा है? 15,400। आप कहोगे 8, 7, 15 है, तो 7 यूनिट हमारा 15,400 के बराबर है। 1 यूनिट हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2200 के बराबर हो गया। 1 यूनिट अगर 2200 हो गया तो मुझसे क्यू का शेयर पूछा गया है जो कि 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट मुझे निकालना है। ये वैल्यू हो गई 6 इंटू 2200। 6 इंटू 2200 कितनी होगी? 22 को 6 से गुणा करेंगे 132 बनेगा। 13200 आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? डी। लोग करें सर डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब बताओगे मुझे? कैसे डायरेक्ट? डायरेक्ट का मतलब क्या है? 13,200 वैल्यू आ गई। 7 कैसे हुआ? सवाल पढ़ो। नूपुर जी रेशियो आपने रिवाइज किया? प्रिया किसने बोला 7 कैसे हुआ? 7 कैसे हुआ? रेशियो पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने?
कह रहा है कि पी और आर का अंतर, पी 8 यूनिट है प्रॉफिट, आर का प्रॉफिट 15 यूनिट है, इन्हीं दोनों का अंतर 7 बन रहा है, यही रुपए के टर्म में 15,400 दिया। तो वही निकाल के हमने बराबर कर दिया कि भाई 7 यूनिट 15,400 के बराबर है, 1 यूनिट निकाल लिया तो 6 यूनिट निकल गया। ठीक है, अगला सवाल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अजय, अवनीश और संदीप 3 लोग हैं, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 2:3:4 में। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स का रेशियो जो कि इनके द्वारा अर्न किया जाता है वो 3, 4, 5 का रेशियो है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे निकालना है। ये बढ़िया सवाल है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम करें, अजय हमारे पास है, अवनीश हमारे पास है, संदीप हमारे पास है। इनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है मुझे कितना दिया है, 2:3:4। और इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट रेशियो में कितना दिया हुआ है, 3:4:5 ये दिया हुआ है। हमें टाइम रेशियो निकालना है। अब एक बात बताओ, हमने आपको पढ़ाया कि प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। अगर मुझे प्रॉफिट दिया हो, मुझे इन्वेस्टमेंट दिया हो और मुझे टाइम निकालना हो, तो टाइम क्या बनेगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो मुझे अगर यहाँ टाइम का रेशियो लिखना है तो मैं प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यू 3/2 लिख जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू 4/3 लिखेंगे, प्रॉफिट बटे टाइम, इन्वेस्टमेंट इज टाइम। इसका प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट इज टाइम, तो इसको मैं 5/4 लिखूंगा। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2, 3, 4 का एलसीएम लूंगा, और 2, 3, 4 का एलसीएम 6 होता है, 6 तो नहीं होता है, कितना होता है 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। एलसीएम अगर 12 है तो मैं 12 से गुणा करूंगा तीनों को, रेशियो बदलेगा नहीं। 12 से गुणा करूंगा तो 3/2 इंटू 12 करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। 2 छक्के 12 बनेगा, 6 3 18, 3 चौके 12 बनेगा, 4 चौके 16 बनेगा। ओके, 4 3 12 बनेगा, 5 3 15 बनेगा, 18 16 15 हो गई वैल्यू आपकी। ये रेशियो हो गया किसका, टाइम रेशियो। यही पूछा था, 18 16 15। इस सवाल को हम थोड़ा और शीघ्रता से कर सकते हैं। आप बस ये अगर ऑब्जर्व कर लो कि ये रेशियोज किन्हीं भी 3 ऑप्शंस में, 4 ऑप्शन में सेम नहीं दिए हैं। 18 15 16 15, 18 16 16 18, 4 ऑप्शन में अलग अलग है। तो मैं सिर्फ 2 को पकड़ सकता हूं, मैं सिर्फ अजय और अवनीश से भी काम चला सकता हूं। मैं कहूंगा ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं कहूंगा इनका बस निकाल लो, 3/2 और 4/3। इनका रेशियो क्या बनेगा, जब फ्रैक्शन का 2 का रेशियो निकालना होता है तो ये 3 3 9 बन जाता है, ये 4 2 8 बन जाता है। तो इनका रेशियो 9:8 मिला। अब 9:8 कहां दिया हुआ है, सिर्फ यही रेशियो है, ये 18:16 ही 9/8 है, बाकी ना ये है ना ये है ना ये। तो जस्ट लुकिंग एट 2 रेशियोज यू कैन मार्क द आंसर। बट ये कब होगा, जब आप ऑप्शंस को देखना भी सीख जाएंगे। साथ साथ सवालों को पढ़ते समय हमेशा ऑप्शन पे नजर घुमाना शुरू करिए, सो दैट आप ये जान पाए कि कहीं ये एबिलिटी है कि नहीं। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत लंबे समय तक मेरे साथ रहेंगे, कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा। एक व्यू होता है, वो होता है फोटोग्राफिक व्यू। एक होता है कि हम चीजों को पढ़ते हैं, दैट इज ए प्योर रीडिंग, रीड करके डिफरेंशिएट करते हैं। और एक हमारा फोटोग्राफिक व्यू होता है। फोटोग्राफिक व्यू में क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट नील होता है, इसलिए मैं इसको फोटोग्राफिक व्यू बोलता हूं। ये प्रैक्टिस के साथ डेवलप होता है। जैसे आप ऑप्शंस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, नॉट थ्रू वेरी रिगरस अटेंशन कि आप एक एक चीज को बहुत गहराई से देख रहे हो, तब जस्ट एक ग्लांस एंड यू विल बी एबल टू सी कि हाँ, अजय और अवनीश के रेशियोज चारों ऑप्शंस में सेम नहीं है। ये फोटोग्राफिक व्यू भी डेवलप होगा धीरे धीरे, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो दिस विल हैपन। इट्स लाइक जस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से आपको दिख जाएगा, मुझे दिख जाता है। ठीक है, कि दोनों रेशियो सेम। आई विल नॉट मैंडेटरी गो एंड कैलकुलेट 18:15 16:15 18:16 16, नो, बस दिख जाएगा। तो उस केस में आप ये कर पाएंगे कि आप 2 का इस्तेमाल करके ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, साथ बने रहो। कहते हैं जीवन में आप जिन लोगों के साथ रहते हो उन्हीं का औसत बन जाते हो। ठीक है, तो चूज राइट पीपल। राइट मीन्स वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। कुछ वैसे लोगों के साथ रहो तो असर तो पड़ेगा, तो मेरे साथ रहोगे तो असर पड़ेगा, चिंता ना करें। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि क्या यहाँ मल्टीप्लायर सेम है। अच्छा सवाल है। देखो, तो मान लो इसका मल्टीप्लायर y है, मान लो इसका मल्टीप्लायर x है, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर y/x है। हमें करना क्या है मल्टीप्लायर का, कुछ नहीं, हमें तो रेशियो लिखना है, कुछ भी हो मल्टीप्लायर। तो इन दोनों के मल्टीप्लायर सेम होना जरूरी है ही नहीं है। बट जब इसका मल्टीप्लायर x है, इसका मल्टीप्लायर y है, तो सब में क्या आया, y/x y/x y/x। रेशियो लेते समय ये तो कट ही जाएगा। ओवरऑल वैल्यू इज 18:16:15, दैट्स इट। ठीक है, रुचि जी करें, कुछ पूछना है? अगर इस कॉन्सेप्ट से कुछ रिलेटेड है तो पूछ लो, रेशियो से रिलेटेड है तो पूछ लो, अगर बाकी कोई प्रश्न है तो लास्ट में पूछेगा। ओके,
मुझे आपके प्रश्नों को जानने में बहुत रुचि है, बट क्लास के बाद, ठीक है। इधर उधर के जो सवाल है, इधर उधर का मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, जरूरी होंगे, बट अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। PQR ने एक बिजनेस शुरू किया है, उनके कैपिटल का रेशियो दिया है मुझे 235, और P अपने कैपिटल को 50% बढ़ाएगा 4 महीने के बाद। Q कैपिटल को बढ़ाएगा 33.3% से 6 महीने के बाद। R 50% वापस खींच लेगा, निकाल लेगा 8 महीने के बाद बिजनेस शुरू होने के। अगर टोटल प्रॉफिट साल के अंत में 11,16,000 है, तो हमें बताना है अंतर Q और R के बीच में क्या है, ठीक है। Q और R के बीच का अंतर क्या है, देखते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि भाई इनका कैपिटल रेशियो क्या है, 2, 3 और 5। अब कुछ और चीज देखो, आर ने पैसे निकाले हैं आधे, मुझे इसका कहीं ना कहीं आधा करना है। क्यू ने 1/3 से बढ़ाया है, तो समस्या नहीं है क्योंकि 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी। पी ने 50% निकाल लिया है, बढ़ाया है, 50% भी 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मुझे कहीं ना कहीं आधा करना है। आधा करेंगे दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि शुरू में ही इसको 4, 6, 10 लिख लें? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गुड ऑब्जर्वेशन है। नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन हमें पता है हमें आर को आधा करना है, तो 10 लिख के चलते हैं ना शुरू में ही, ताकि जब इसको आधा करें तो इंटीजर ही रहे, ठीक है। अब आते हैं और सब कहानी लिखते हैं। कहानी ऐसे है कि भाई पी का इन्वेस्टमेंट मुझे कुल लिखना होगा प्रॉफिट के लिए, क्यू लिखना पड़ेगा और आर लिखना पड़ेगा। तो ये रेशियो देखो कैसे कैसे लिखेंगे। पी अपने कैपिटल को 50% बढ़ाएगा 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 यूनिट का है। मैं ये वाला रेशियो पकड़ के चल रहा हूं। तो 4 यूनिट का इन्वेस्टमेंट 4 महीने, और देखो 4 यूनिट का इन्वेस्टमेंट अगर 4 महीने और इसने क्या किया 50% बढ़ाया। कोई भी चीज जब 50% बढ़ती है तो क्या होती है, आधा बढ़ती है। 4 6 हो जाएगा 50% बढ़ के, और ये 6 का इन्वेस्टमेंट कितने दिन रहेगा, 8 महीने तक, क्योंकि पूरी कहानी हो रही है एंड ऑफ द ईयर तक। 4 का इन्वेस्टमेंट 4 महीने तक, बाकी 8 महीने में, एक साल में 8 महीने बाकी हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट अब 50% और है। ये हो गई वैल्यू। क्यू की अगर बात करेंगे तो क्यू ने क्या किया है, अपना कैपिटल 6 महीने के बाद, शुरुआत के 6 महीने के बाद 33.3% से बढ़ाया है। 33.3% का मतलब होता है वो 1/3 बढ़ाया है। 50% अभी हमने देखा कि हाफ बढ़ा दिया। 1/3 बढ़ाने का मतलब देखो क्या है पहले 6 का इन्वेस्टमेंट 6 महीने तक रहेगा, फिर ये 1/3 से बढ़ेगा, 6 का 1/3 2 होता है, तो 6 बढ़ के 8 हो गया, और ये अगले 6 महीने तक होगा। आर ने क्या किया है, शुरुआत से 8 महीने के बाद 50% निकाला है। 10 का इन्वेस्टमेंट 8 महीने तक है, फिर अगर 50% निकाल लिया है आर ने, तो अब इन्वेस्टमेंट 5 ही बचेगा, और वो भी अगले 4 महीनों के लिए। 8 के बाद 4 महीने बचा। 6 कैसे बढ़ा, 6 कैसे बढ़ा, कौन सा 6? ये जो 6 है वो 1/3 से बढ़ा। 33.3% बढ़ने का मतलब होता है क्यू 1/3 से बढ़ना। 1/3 6 का 2 ही होता है, तो 6 से बढ़ के 8 हो गया। पी 8 कैसे हुआ, पी 8 नहीं हुआ, पी का बचा हुआ समय 8, भैया ये टाइम है। 4 से 6 हुआ है, 4 4 महीने के लिए, फिर 6 8 महीने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आप चाहो तो पहले ही कुछ कैंसिलेशन कर लो, या नहीं करना है तो बाद में कैंसिलेशन कर लो, पहले ऐसे ही जोड़ दो, छोटे छोटे नंबर है। 4 चौके 16 और 6 48, 16 और 48 कितना होता है, 64, ठीक है। 36 और 48, 36 और 48 अगर आप करोगे तो 84 मिलेगा आपको, 84। 80 और 20 100। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? 48 और 36 हमने किया, 84 हो गया। 48 और 16 किया, 64 हो गया। 80 और 20 हमने किया, ये 100 हो गया। अब ये वैल्यू आपको दिख रही होगी कि 4 से डिवाइड हो रही है। 4 16 हम 64, 4 21, 4 25। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो है इस सिनेरियो के लिए। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल प्रॉफिट 11,16,000 है, तो मैं टोटल करूं, 16 11 37, और 37 और 25 कितना हुआ, 62। इसका टोटल कितना आ रहा है, 62। तो मैं इस 62 को उठा के यहां लिखूंगा कि ये जो 62 यूनिट्स है ये 11,16,000 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे क्यू और आर का डिफरेंस निकालना है। तो क्यू और आर का डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो ये 4 यूनिट है, 21 और 25। क्यू और आर का अंतर 4 यूनिट है, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट आई विल डू, मैं 62 से पहले इसको डिवाइड करूं, ठीक है, और डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकालूं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कहोगे कि 62 या 31, 2 से पहले काट के फिर आप या तो 31 से डिवाइड करोगे, या 62 से सीधा डिवाइड कर लो। 62 सीधा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 62 का नंबर 62 हुआ, 111 है, 62 में 38 जोड़ोगे 100 मिलेगा, 11 और है 49 हो गया, 496 हो गया। 496 कितनी बार जाएगा, 8 बार। 62 इंटू 8 करो, तो 62 इंटू 8 क्या होगा, बेसिकली 60 इंटू 8 प्लस 16, 480 प्लस 16 496। तो 496 हो गया, तो कितनी बार जाने से कट रहा है ना।
तो आप कहोगे सिंपली 8 बार जाने से कट गया, तो ये वैल्यू 18,000 के बराबर होगी। 4 यूनिट कितनी होगी? 18,000 इंटू 4, विच इज 72,000। ये मेरा आंसर है। ओके, समझ में नहीं आ रहा? घर पे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बालक आपको, अंकित जी। कई बार चीजें क्लास में एक बार में पकड़ में नहीं आएंगी आपको, तो घर वाली मेहनत जरूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना धीरे समझा सकता हूं समझाऊं। इसका कोई शॉर्टकट बता दीजिए। इसका शॉर्टकट यह है कि इसका आंसर बी है, लगा दो सीधे। ठीक है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। यार आप बिना प्रॉफिट रेशियो निकाले कैसे आंसर लगा दोगे? प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद मैंने किया क्या है? डिफरेंस को मैंने 11,16,000 के बराबर किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, और उसको मैंने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें आप देखिए, आप इतने बेवकूफ नहीं हो, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका और कोई शॉर्टकट नहीं होगा, लेकिन आपको पूछना है, आपको लिखना है कि हाँ बताओ मुझे इसका शॉर्टकट क्या होगा। मैंने ना तो कहीं एक्स लिखा है, ये सबसे छोटा सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट बस यही है कि आपको उत्तर मालूम हो और बी लगा दो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। मल्टीपल तुम्हारा काम करेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि 4 का मल्टीपल सारे ऑप्शन है। ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। द ओनली थिंग दैट इज देयर इज गिवन। क्या हम पी को 2 इंटू 12 और 1 इंटू 8 लिख सकते हैं? 2 इंटू 12 और 1 इंटू 8 आप लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। तो इन्होंने बोला कि हम यही रेशियो यूज करेंगे यहीं पर। और क्या हम ऐसे बोलें कि भाई 2 का इन्वेस्टमेंट तो हमने निकाला नहीं, तो 2 का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए है, और 1 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने 4 महीने के बाद कर दिया। कर सकते हो आप, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 2 का इन्वेस्टमेंट आपने कहा 8 महीने के 12 महीने के लिए, वो तो निकाला नहीं, एक जोड़ दिया हमने 8 महीने के लिए, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप रेशियो अगर ये वाला यूज कर रहे हो तो सारी चीजें इसी रेशियो से लिखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो इसको ना एक बार घर पे रिवाइज करना पड़ेगा अगर कुछ कम समझ में आ रहा है। मुझे नए सवालों पर चलने दो, ताकि हम कुछ सवाल करते रहे, हर सवाल में चीजें वही होनी है, नया तो कुछ है ही नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे बार बार सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, उसी पे अटके ना रहे, आगे बढ़े, अगला सवाल करें। 5वां सवाल देखिए। पीक्यूआर ने एक बिजनेस शुरू किया, उनका जो कैपिटल रेशियो है वो 3:4:2 है। हर क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर का मतलब होता है एवरी 4 मंथ्स। क्या 4 मंथ होगा? नहीं, क्वार्टर का मतलब होता है, देखो ये गलती सबसे होती है जल्दबाजी में, क्वार्टर हमको लगता है 4 होता है, तो 4 नहीं, 12/4 क्या होता है? 3 मंथ। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एवरी क्वार्टर लिखे, एवरी 3 मंथ्स की बात हो रही है। क्यू अपने कैपिटल को करेगा आधा, आर अपने कैपिटल को करेगा डबल, पी अपने कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। साल के अंत में जो टोटल प्रॉफिट है वो दिया गया है, मुझे पी का मुनाफा निकालना है। तो पी क्यू आर का कैपिटल रेशियो मुझे दिया है 3:4:2। देखना, क्यू अपने कैपिटल को आधा कर रहा है, कितनी बार आधा करेगा? 3 बार आधा करेगा। 3 बार आधा करेगा तो आप कहोगे पहली बार आधा करेंगे 2 बनेगा, दोबारा आधा करेंगे 1 बन जाएगा, फिर डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे एक काम कर लेते हैं, हम इस वैल्यू को ना सीधे 8 लिख के चलते हैं, ताकि डेसिमल से डील ना करना पड़े। तो ये वैल्यू 6, 8 और 4 बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है? पी अपने कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे इसको 6 इंटू 12। क्यू की बात करेंगे तो क्यू क्या कर रहा है? अपना कैपिटल हर क्वार्टर में आधा कर रहा है, तो ये बनेगा 8 इंटू 3 महीना, आधा होके बनेगा 4 इंटू 3 महीना, फिर आधा होके बनेगा 2 इंटू 3 महीना, फिर आधा करेंगे तो बनेगा 1 इंटू 3 महीना। ये हमारा क्यू हो गया। आर अपने कैपिटल को डबल करता जाएगा, तो आर पहले बनेगा हमें 4 इंटू 3 महीना, फिर 8 इंटू 3 महीना, फिर 16 इंटू 3 महीना, फिर 32 इंटू 3 महीना। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 3 3 3 हर जगह से मैं काट सकता हूं, वही कि 3 यूनिट को, 3 महीने को हम 1 यूनिट ऑफ टाइम मान सकते हैं। तो यहां से 3 3 कट गया, और पूरा साल हमारा 4 यूनिट ऑफ टाइम हो जाएगा, 3 चौके 12। तो ये काम आप शुरू में भी कर सकते हो, या आप ऐसे लिख के काट लो। अब जो वैल्यू बनी वो बनी 6 चौके 24 पी, यहां 8 4 12 2 14 एक 15 बन गई, 8 4 12 16 12 28, 28 और 32 अगर हम करेंगे तो 60 बनेगा। ठीक है, 28 और 32 क्या होगा? 60 होगा। अब हम चाहें तो इसको फर्दर किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। अरे रुक जा भाई, 3 8 24, 3 5 15, 3 इंटू 20 60। 8 5 और 20 के रेशियो में प्रॉफिट्स हमें बांटने हैं। टोटल प्रॉफिट मुझे दिया है, मुझे पी का मुनाफा निकालना है। 8 5 13 और 20 कितना हो गया? 33 यूनिट। मुझे 33 यूनिट की वैल्यू दी है 415800। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 11 से, तो 11 3 33 बना, 11 3 33, 8 41 85 हुआ, 11 7 77, 8 85 हुआ, 88 हो गया, 11 8 88 हो गया, ये वैल्यू इतनी आ गई, 37,800 के बराबर आ गई। फिर मैं 3 से अगर काटूं, मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है? पी का मुनाफा निकालना है, तो मुझे 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 3 से फर्दर काट लो, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 12,600 हो गया। 1 यूनिट 12,600 आ गई, मुझे 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 8 इंटू 12,600। अब इस स्टेज पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ध्यान से देखिएगा।
125 इंटू 8 हमेशा ध्यान रखें कि 1000 होता है। ये कैलकुलेशन बहुत काम की है, ध्यान रखें। तो आप कहोगे इसमें से 125 इंटू 8 अगर 1000 होगा, उसके आगे 2 जीरो लगाओगे, एक के आगे जब भी 5 जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 लाख। 100,000 इज 5 लाख, 1 लाख। 5 जीरो एक के आगे होगा तो 1 लाख होता है। फिर यहां पर आपको पता है अभी 100 बाकी है। 125 12,500 का हमने 8 से गुणा करके 1 लाख लिख दिया। 100 अभी बाकी है। जो 100 बाकी है उसको 8 से गुणा करेंगे, वैल्यू आएगी 800। तो ओवरऑल वैल्यू होगी हमारी 1,08,000। 1,08,000 आंसर है बी। ठीक। मैं अब इस आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में कुछ और बताने जा रहा हूं। या कैलकुलेशन में मैं कुछ और बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आपको अल्टीमेटली निकालना है 8 इंटू 1 26। ये 2 जीरो आप छोड़ दो, क्योंकि 10th का बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। 2 जीरो छोड़ देते हैं, बाद में लगा लेंगे जरूरत होगी तो। हम सीधे निकालेंगे 8 इंटू 126। फिर इस 126 को आप मेंटली सोचिए, 125 प्लस 1। 125 इंटू 8 क्या होगा? 1000। और ये 1 इंटू 8 क्या होगा? 8। आपकी वैल्यू क्या आ गई? 1008। अब मर्जी है तो 2 जीरो लगा दो, नहीं लगाना है मत लगाओ, क्योंकि आपका काम इसी से चल जाएगा कि मेरी शुरुआत में जो 4 डिजिट मुझे दिखेंगी वो 1008 होंगी। किसी और ऑप्शन में ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे ऑप्शन में नंबर ऑफ डिजिट्स अगर बराबर दी हैं तो 2 ऑप्शंस में शुरुआत की 4 डिजिट बराबर हो ही नहीं सकती, वरना तो उत्तर ही सेम हो जाएगा 2 ऑप्शन में। तो ये आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है कि कैसे हम जल्दी से कैलकुलेशन करें। आप इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 चंग 48, 8 दूनी 16, 1 17 18। इट विल टेक लिटिल टाइम, बट इफ यू लुक एट दिस वे आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी और मेंटली आप कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सवाल था, ये सवाल हमने कर लिया। ठीक है, पैटर्न ये कि आपको दिख रहा है कि रेशियो में कुछ बहुत नई चीजें पार्टनरशिप में नहीं ज्यादा है, बस इस इन्वेस्टमेंट टाइम को यूज करना है। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम में आएंगे। कुछ वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का क्वेश्चन होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे जितनी भी चीजें बेटा आपको आर्ट ऑफ कैलकुलेशन के नाम से बताऊंगा या रेमो मंत्र बनाऊंगा, ये कॉपीज में आपके होनी जरूर चाहिए। एग्जाम के टेंशन में कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाती है, सब बातें भी छोड़िए, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, ऑल्दो आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। थॉट्स आर थॉट्स, मैं उनको अपने लिए कभी जज नहीं करता हूं कि वो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है। बट आप लोगों की परिभाषा में देयर आर नेगेटिव थॉट्स। आप लोगों की परिभाषा में मैं आपके थॉट को बोलूंगा कि ये नेगेटिव थॉट है। ठीक, एग्जाम की टेंशन में कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाती है, सब इतना नहीं सोचना होता है। आप अपनी स्किल्स को एनहांस करिए, दैट्स इट। जब आप बेहतर तैयार होगे तो एग्जाम में डर कम लगेगा। जितना बेहतर तैयार होगे, जितना मॉक में अच्छा परफॉर्म करोगे, उतना कॉन्फिडेंस जो चीज होती है ना, ये बेसिकली बिल्ड होती है परफॉर्मेंस से। हु आर द कॉन्फिडेंट पीपल? Confident people are the one who are not fearful. We say that they are confident. Why they are confident? Because they are aware of their skills. Okay, they are aware of their skills. उन्हें पता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयारी अच्छी मॉक में अच्छा कर रहा हूं, तो काहे मेरा स्कोर खराब होगा। तो थ्रू देयर परफॉर्मेंस वो डर उनके दिमाग में नहीं है, तो उनसे गलतियां भी कम होती हैं। जो डर के जाएगा उससे गलतियां ज्यादा होंगी। ठीक है, ए और बी एक बिजनेस शुरू करेंगे, 20,000 रुपए और 17,500 रुपए लगाएंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयर होगा वो उनके कैपिटल रेशियो में ही होगा। लेकिन सी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा इस कंडीशन पे कि वो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इसकी वजह से सी 10,000 रुपए ए और बी को देता है। आपको बताना है कि ए का शेयर जो अमाउंट सी ने दिया उसमें क्या होगा। ये सवाल का केस समझना बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बिजनेस के सिलसिले में क्या होता है, लेट अस से एक नया पार्टनर आया, उस नए पार्टनर ने कुछ पैसा दिया। तो एक तरीका यह हो सकता है कि आप कहोगे कि भाई तुम जितना पैसा दे रहे हो, लेट अस से हम कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। भाई 20,000 हमने लगाया, 17,500 हमने लगाया, 10,000 तुमने लगाया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ टाइम का कंपोनेंट भी आएगा कि भाई साहब अभी आए हैं, तो ऐसे समझते हैं, मान लिया कि ये मान लिया सोचो 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। एक साल में मान लिया ये 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है, इसका भी 12 महीने के लिए। 4 महीने बाद अगर आया होगा तो हम कहेंगे तो 8 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो जो सी लेट आ रहा है, सी का प्रॉफिट शेयर सबसे कम होना है अगर हम डिफॉल्ट तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पहली बात। दूसरा, हमें समय भी पता होना चाहिए कि सी आए कब, तभी तो हम लगा पाएंगे हिसाब किताब, वरना हम कैसे लगाएंगे। बट सी की कहानी थोड़ी गंभीर है। सी को मोहब्बत हो गई है। सी की मोहब्बत भी ऐसी है कि उसकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। सी बात करने गए कि अंकल अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी लात तुम्हें जरूर मिल सकती है। जानते थे कि लड़का कुछ कर रहा नहीं है, जॉब वगैरह कुछ है नहीं अभी। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ कमाते नहीं हो,
तो भविष्य सुरक्षित नहीं है, हम नहीं दे सकते अपनी बेटी का हाथ। सी थोड़ा सीरियस हो गया। ए और बी उसके दोस्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास गया और उसने कहा यार हमें पार्टनर बना लो। तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाओ। तो वो ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गए। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे मत करो, वरना फिर से वो बोलेंगे कि तुम जिस बिजनेस में हो तुम्हारा शेयर सबसे कम है, तो हमें इक्वल पार्टनर बना लो। ये सी ने बोला कि भूल जाओ कि मैं लेट आया हूं, मुझे इक्वल पार्टनर बना लो। तो वो कहेंगे कि कैसे करें, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये बोल रहा है कि मैं कुछ जो पैसे दूंगा वो तुम लोग आपस में बांट लो, बिजनेस में मत लगाओ, और उसके एवज में मुझे बेसिकली अपने पार्टनरशिप के हिस्से में से कुछ कुछ दे दो, ताकि मैं तुम तीनों लोगों का मतलब हम तीनों लोग इक्वल पार्टनर हो जाए, तो हमारी शादी हो जाएगी। इमोशनल हो गया दोस्त, और उन्होंने कहा ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को बहुत इत्मीनान और ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां हमें समय उमय का कोई ख्याल ही नहीं रखना है। हमें ए और बी को अपने हिस्से की कुर्बानी देनी है, और जो ये 10,000 रुपए पे कर रहा है उसको उन्हें आपस में बांट लेना है, उसको बिजनेस में नहीं लगाना है। ठीक है। सी इज नॉट ए स्लीपिंग पार्टनर, सी इज ए आशिक। ही वॉन्ट टू बिकम एक्टिव इक्वल पार्टनर। अभी आशिक ही है। पार्टनरशिप समझाता हूं मैं तुमको। तो देखो ये 20,000 और इसका रेशियो पहले निकालते हैं, ए और बी का जरा अनुपात निकालते हैं, और समझना इस केस को, बहुत बढ़िया सवाल है। ए और बी का रेशियो निकालते हैं। 2 0 से 2 0 कटा, 25 7 175, 25 8 8:7 का रेशियो है। अब ध्यान से समझिएगा, सी क्या चाहता है। अभी टोटल 15 यूनिट का बिजनेस है। जो 10,000 रुपए आएगा, क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में होगा? नहीं। सी ए और बी को पैसा दे रहा है, तो एक तरह से टोटल कैपिटल जो 15 यूनिट है, ये 15 यूनिट ही रहेगा, क्योंकि वो जो पैसा 10,000 आ रहा है ना, वो ए और बी की जेब में जा रहा है, बिजनेस में नहीं जा रहा है। ये पैसा ए और बी को पे कर रहा है कि मुझे अपना शेयर दो ताकि मैं बराबर हो जाऊं। तो अब आप कहोगे जो हम डिफॉल्ट अरेंजमेंट चाह रहे हैं एबीसी का, वो कैसा चाह रहे हैं कि ये 15 यूनिट हम इक्वली डिवाइड कर दें। ऐसा करें। अब बहुत ध्यान से देखना इसमें, जो सी को 5 यूनिट मिला है, इसमें किसने कितने कितने की कुर्बानी दी है समझते हैं। इसमें ए 8 से 5 पे उतरा, इस 5 में 3 यूनिट ए का है। बी 7 से 5 पे उतरा, तो 2 यूनिट की कुर्बानी बी की है। तो इनको 5 यूनिट बनाने में ए और बी ने अपने कितने कितने हिस्से की कुर्बानी दी? 3:2 की कुर्बानी दी। तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये 10,000 रुपए कमाने के लिए ए और बी ने आपस के कैपिटल का 3:2 में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे समझो, समझो कि 10,000 रुपए एक अलग इन्वेस्टमेंट है जो मुझे ए और बी में डिवाइड करना है, और इसमें ए और बी का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है? 3:2 में। तो इस 10,000 को हम ए और बी के बीच में 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे, अपनी जेब में डाल देंगे पैसा। तो अब हमें निकालना है कि भाई ए का शेयर इसमें कितना है। तो आप कहोगे 5 यूनिट 10,000 के बराबर है, 1 यूनिट 2,000 के बराबर है, 3 यूनिट 6,000 के बराबर है। आंसर हो गया 6,000। ऐसा करने के बाद भी अंकल ने सी को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। सरकारी नौकरी, गेट ए सरकारी नौकरी, दैट हैज द ग्रेटेस्ट सेफ्टी of your love affairs. Business, private things people don't understand. Okay, they understand नौकरी, सरकारी नौकरी। ओके, सवाल समझ में आया? ठीक है, इसे चुपचाप पढ़ो, मेहनत करो। 8:7 में क्यों नहीं करेंगे? गौरव एक बात बताओ, जो 10, आप ऐसे समझो सी ने कुछ पैसा दिया, उसको ए और बी को आपस में बांटना है, तो सी को बराबर का हिस्सेदार बनाने में कितनी कितनी कुर्बानी लोगों ने करी है ना, उस रेशियो में वो पैसा बटेगा ना। थोड़े ना 8:7 में आप बांट दोगे। 8:7 में तो तब बांटते जब हम कहते कि हम बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए और बी के बीच में। 10,000 रुपए अगर बिजनेस में मुनाफा होता और मुझे ए और बी के रेशियो में बांटना होता, ये बिजनेस का मुनाफा 10,000 का नहीं है। 10,000 रुपए सी ने रखे हैं कि भैया तुम दोनों आपस में बांट लो और मुझे बराबर का हिस्सेदार बना लो। तो वो किस रेशियो में बांटेंगे, हमें यह देखना है कि उसको बराबर का हिस्सेदार बनाने में कि तीनों बराबर हो जाएं, किसने अपने कितने कैपिटल का लॉस किया। ए ने अपना 3 हिस्सा सी को दिया, बी ने अपना 2 हिस्सा सी को दिया। ए ने 3 हिस्सा दिया, इसलिए जो 3:2 रेशियो ए और बी में बच रहा है सी को बनाने में, वो हमें 10,000 के इक्वल करके ए का 6,000 रुपए बनाना पड़ा। 5 को 10,000 क्यों किया सर? यार मैं वही कह रहा हूं कि सी को 5 बनाने के लिए किसने कितना कितना पैसा दिया, जरा बताओ। ए ने 3 यूनिट दिया, बी ने 2 यूनिट किया, तो इसी रेशियो में इस 10,000 को बांटोगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
रमेश, सुरेश, दिनेश एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कैपिटल को इस रेशियो में। 4 महीने के बाद रमेश अपना कैपिटल 25% से बढ़ाएगा, सुरेश अपना कैपिटल 16/3% से कम करेगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ सुरेश इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 232100 एट द एंड ऑफ द ईयर? ठीक है, देखो पहले इस रेशियो को सिंप्लीफाई करो। 2:5, 2/5, 3/4, 5/8, 5, 4 और 8 का एलसीएम निकालो जरा, कितना होगा एलसीएम? 40। यस भाई, 4 और 8 में तो 8 ही एलसीएम हो गया, और 8 पंजे 40 कर दो, 40 आ गया, 40 एलसीएम हो गया। 40 से गुणा करो इसको। अगर मैं इस पूरे रेशियो में हर एक टर्म को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 8 40 बनेगा, ये 8 दूनी 16 बन जाएगा, 4 दम 40 बनेगा, 10 3 30 बन जाएगा, 8 पंचे 40 बनेगा, 50 25 हो जाएगा। ये रेशियो हो गया रमेश, सुरेश और दिनेश का। रमेश, सुरेश और दिनेश का। अब कह रहा है रमेश अपना कैपिटल 25% से बढ़ाएगा, सुरेश अपना कैपिटल 16/3% से कम करेगा। 25% का मतलब बेटा समझना है आपको, ये 1/4 होता है, और 16/3% जो होता है ये 1/6 होता है। अच्छी बात क्या है, रमेश को 1/4 से बढ़ाना है, 16 से 4 से 16 कट जाएगा, 30 को मुझे 1/6 से बढ़ाना है, ये भी 6 से कटेगा, तो अच्छा है। अब समझिएगा 4 महीने बाद ये खेल हो रहा है, तो 4 महीने तक रमेश का इन्वेस्टमेंट क्या है? 16 × 4 है। 4 महीने बाद ये 16 1/4 से बढ़ेगा, 1/4 16 का कितना है? 4 है। तो 4 महीने बाद ये 16 4 से बढ़ के 20 हो जाएगा, और अगले 8 महीने तक यही रहेगा। ये रमेश का टोटल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हो गया। सुरेश के केस में क्या है, ये वैल्यू रहेगी 30 × 4 पहले, फिर ये कम होगी 1/6 से। 1/6 से अगर आप 30 को कम करोगे ना तो ये वैल्यू 5 से कम हो जाएगी, तो 5 कम होगा तो ये वैल्यू हो गई 25 × 8। आर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आर के बारे में दिनेश ने कुछ नहीं किया, दिनेश के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो दिनेश भाई साहब 25 थे, और 25 × 12 रहेंगे 12 महीने के लिए। अब मैं 4 को काट सकता हूँ, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये रेशियो हो गया। 16 और 40 कितना हुआ? 36, 56, 40 16 56। 30 और 50 कितना हुआ? 80, 25 3 कितना हुआ? 75। ये रेशियो बन गया आपका। आगे सवाल क्या है? सुरेश का मुझे इस पैसे में शेयर निकालना है। सुरेश का 56 और 80 कितना हुआ? 136, और 136 में हमें कितना जोड़ना है? 75, 211 बन गया। 56 और 80 कितना हुआ? 136, 136 में हमने क्या किया? 75 जोड़ा, ये वैल्यू है 211। मेंटली ऐसे जोड़ना सीखना है आपको बेटा, तो आपका समय बचेगा। ठीक है, लाइक दैट। इसको बोलता हूँ 2 डिजिट नंबर्स को डायरेक्टली जोड़ना सीखना। ऑल्दो नहीं कर पाते तो कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, ठीक है। आप सिंगल डिजिट भी जल्दी से जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में पीछे नहीं रहोगे किसी से। ये वैल्यू है आपकी 232100। 211 का पहाड़ा पढ़ना है मुझे। 211 एक बार जाएगा तो 211 बनेगा। 211 के बाद देखो कितना बचा? 21, एक उतरेगा, 211 बचा, एक बार और चले जाओ, ये 1100 गुना हो गया। 211 1100 गुना करके आता है, तो मल्टीप्लायर मेरा 1 यूनिट 1100 हो गया। अब मुझे अगर सुरेश का शेयर निकालना है, वेयर इज सुरेश? सुरेश आपका यही है 80 यूनिट, तो मुझे करना है 80 × 211। ये मेरा आंसर है। नहीं, 1 मिनट, 80 × 1100, सॉरी, 80 × 1100 कितना होगा? 88,000। अब देखिए एक प्रोसेस है, मतलब यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस टू गेट आंसर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें लिखनी पड़ेंगी, और आप क्लियर हैं अगर कि मुझे कैसे करना है, तो आपका उत्तर तो आना ही आना है, उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू डेसिमल में ना हो तो है, डेसिमल में ना हो तो मतलब क्या डेसिमल? ये आप कह रहे हो कि ये सीधा 16 ले लें? 16 कैसे ले लोगे आप? 25% बढ़ाना पड़ेगा ना मुझे। अब 25% को निकालने का आसान तरीका 1/4 है, 16 2/3% को आसान तरीका 1/6। तो फ्रैक्शन तो बेटा जानने पड़ेंगे, दो अभी परसेंटेज आपने पढ़ा नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। ओके, 2/5 40 होता है, तो 40 ले सकते हैं। 40 कैसे लोगे? 40% निकालना है ना मुझे एक वैल्यू को 25% से बढ़ाना है। अगर मुझे 25% बढ़ाना है तो जैसे भी 25% आप बढ़ा सकते हो, क्या सरल है? 1/4 सोच के 25% बढ़ाना सरल है। 40% बढ़ाना है तो 2/5 सोच के बढ़ा लो, या 40% आप सीधा बढ़ा लो। आपको निकालना 40% है। अगर 40 दिया होता, 25% दिया तो आपको 25% निकालना है। अब जैसे भी निकालना है निकालो, जो भी आपके लिए क्विक पड़े वो करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा। अमित, सुमित और कृष्णन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में। अमित जिसका कैपिटल 8 महीने के लिए यूज हुआ है, वो क्लेम करता है कि उसका प्रॉफिट 1/6 का होगा।
सुमित जिसका कैपिटल 6 महीने के लिए यूज हुआ है वो क्लेम करता है कि उसका प्रॉफिट 1/8 होगा, 1/8 टोटल प्रॉफिट का। कृष्णन ने इन्वेस्ट किया है इतना पैसा 9 महीने के लिए। आपको बताना है हाउ मच कैपिटल डिड अमित कंट्रीब्यूट। सवाल समझिएगा, एक सर्टेन प्रॉफिट है, तो अमित कह रहा है 8 महीने कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है, तो कह रहा है मेरा प्रॉफिट 1/6 है, और ये कह रहा है मेरा प्रॉफिट 1/8 है। तो 6 और 8 का एलसीएम जरा बताओ क्या होगा? 24। यस, 8 और 6 का एलसीएम 24 है। तो हम करेंगे क्या? बेसिकली हम ये बोलेंगे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो हम मान लेते हैं कितना है, 24 यूनिट का है। टोटल प्रॉफिट हमने 24 यूनिट मान लिया। अब हम कहेंगे कि भाई इसमें से अमित का हिस्सा क्या है, प्रॉफिट ऑफ अमित क्या है? तो अमित बोल रहा है कि हम 1/6 प्रॉफिट खींच रहे हैं अपनी तरफ, 4 हो गया। प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा? बी है कोई दूसरा बंदा, सुमित है, सुमित नाम लिखते हैं उसका। तो सुमित कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट 1/8 होगा। 1/8 कितना हुआ? 3 यूनिट हुआ। बाकी जो प्रॉफिट है वो किसका है? कृष्णन का होगा। तो 4 3 7 अगर इनका हो गया तो 24 में जो बाकी बचा 17 यूनिट वो किसका होगा? कृष्णन का होगा। तो मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ एस और प्रॉफिट ऑफ के। ये 3 लोगों का जो टोटल प्रॉफिट हमने निकाला अभी वो कितना निकल के आ रहा है? 4:3:17। अब मजेदार बात देखिएगा, मुझे एक चीज दी हुई है कि कृष्णन के लिए कैपिटल 13,600 है और टाइम क्या है? 9 महीने। तो क्या ये 17 यूनिट जो आपको दिया हुआ है ये 13,600 इंटू 9 के बराबर है? यस, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया कृष्णन का, ये उसका टाइम हो गया। क्या मैं यहां से इस एक यूनिट प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस। 17 8 136 होता है, 9 8 7200 हो गया। यस, अगर ये वैल्यू 7200 आई तो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि अमित ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। तो अमित के लिए मुझे ये पता है कि अमित का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 महीने का है। दिस वैल्यू इज 8। इज इट? यस। रादर मैं यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा सॉल्व करने का तरीका। रीजन बता रहा हूं आपको। यहां आप अगर वैल्यू को डिवाइड ना करें तो बेहतर है, कम कैलकुलेशन में काम कराता हूं मैं आपको। ऐसे आप कहोगे इसका 9 मंथ है, इसका 8 मंथ है, इसका नहीं पता है, रहने दो, बट इन दोनों के टाइम रेशियोज पता है ना आपको कि 8:9 है। यस। अब मैं कहूंगा पीए का कैपिटल कितना होगा? इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, ये प्रॉफिट है। आप कहोगे इसका इन्वेस्टमेंट बनेगा प्रॉफिट बटे टाइम, 4/8। इसका इन्वेस्टमेंट बनेगा 17 प्रॉफिट बटे टाइम इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का रेशियो अगर मैं लिखूं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ के, इन्वेस्टमेंट टाइम लिखना है बस, इसका रेशियो बनेगा 4/8 रेशियो 17/9। 4 दूनी 8 हो गया, ये बनेगा 9:34। अब आप कह रहे हो मुझे तो कृष्णन का कैपिटल पता है कि ये 1:36 है, 13,600, जो कि 34 का 4 गुना है, यानी 400 टाइम्स। इसका कैपिटल कितना हुआ? 9 चौके 3600। दैट्स आंसर। ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर सुमित की वैल्यू, सुमित का टाइम पता नहीं, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं यहां पर सुमित का टाइम पीरियड जानता हूं, बट मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सुमित से कोई लेना देना नहीं है। सुमित का ये टाइम इस सवाल में अगर ना भी दिया जाए तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो निकालना है अमित का इन्वेस्टमेंट, मुझे जरूरत ही नहीं है। सुमित की जरूरत तब होगी जब मुझे सुमित का पैसा निकालना होता, तब मैं यहां लिखता 6, फिर मैं यहां लिखता 3/6, ऐसे लिखता। मजेदार बात क्या है, अब ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि मुझे सुमित का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तो सुमित का इन्वेस्टमेंट और इसका इन्वेस्टमेंट बराबर ही है, इक्वल है। 3/6 1/2 है, 4/8 भी 1/2 है। बेसिकली आता ये रेशियो 9:9:34। तो इसका 3600 आया है, इसका भी 3600 ही आता। मैंने 6 और 8 का एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 1/8 दिया है, टोटल प्रॉफिट का 1/6 दिया हुआ है। तो बेहतर है मैं एक ऐसी वैल्यू लूं जो 6 और 8 का एलसीएम हो, टोटल प्रॉफिट, ताकि मेरे इंडिविजुअल प्रॉफिट इंटीजर में आए, पूर्णांक में आए। मानने को आप एक्स मान लो टोटल प्रॉफिट तो भी चलेगा, लेकिन क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू मान लूं जिससे मेरी वैल्यू इंटीजर में आ जाए, मेरा रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। जैसे 4 3 17 निकल गया आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पीक्यूआर ने इन्वेस्ट किया है कार सर्विस में, टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख का है, क्यू का इन्वेस्टमेंट 60,000 ज्यादा है पी से, और आर का इन्वेस्टमेंट 30,000 कम है क्यू से। अगर प्रॉफिट इतना है तो बताओ प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, मुझे आर का शेयर निकालना है कितना है। तो आप कहोगे यहाँ टाइम से कोई लेना देना है नहीं, टाइम दिया ही नहीं, सबका टाइम बराबर ही मानेंगे हम लोग। हमें लेना देना यहाँ किससे है कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे 3 लाख दिया हुआ है। अब मजेदार बात समझना,
क्यू का इन्वेस्टमेंट पी से 60,000 ज्यादा है और आर का इन्वेस्टमेंट क्यू से 30,000 कम है, तो क्यों ना मैं क्यू का इन्वेस्टमेंट ही एक्स मान लेता हूं। एक्स मान लो क्यू का इन्वेस्टमेंट, या आप आर का इन्वेस्टमेंट एक्स मान लो, जो भी मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, किसी एक वैल्यू को एक्स मान लो। तो अगर आपने क्यू का इन्वेस्टमेंट मान लिया, एक्स मान लिया, या पी का इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं एक्स है, पी को एक्स माना तो क्यू कितना हो गया, एक्स प्लस 60,000, एक्स प्लस 60, 3 जीरो काट रहा हूं मैं, ठीक है, बाद में एक्स में भी 3 जीरो लगा देंगे जो आएगा। आर की वैल्यू क्यू से 30,000 कम है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स प्लस 30, क्योंकि क्यू हमारा कितना है, एक्स प्लस 60। अब तीनों का टोटल कर लें, पी एक्स हो गया, क्यू हमारा एक्स प्लस 60 हो गया, आर हमारा एक्स प्लस 30 हो गया, और इसकी टोटल किसके बराबर है, 300 के बराबर लिखेंगे। 3 जीरो मैंने हर चीज से हटा दिया, सॉरी यहां 3 जीरो हटाओगे आप, 3 लाख का मतलब होता है 300,000, 3 जीरो हटाओगे 300 लिखेंगे, सबके 3 जीरो हटा दिए। 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 300, 3x इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 70। ये पी का इन्वेस्टमेंट है। अब देखो, पी का इन्वेस्टमेंट 70 आ गया, क्यू का इन्वेस्टमेंट 7 6 13 130 आ गया, आर का इन्वेस्टमेंट कितना आया, x प्लस 30 100 आ गया, 0 0 काटा सबका, रेशियो आ गया 7 रेशियो 13 रेशियो 10, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और यही चाहिए भी, टाइम का तो यहां कोई लेना देना है ही नहीं। अब टोटल प्रॉफिट 13 7 20 10 30 यूनिट, मुझे 141,000 दिया हुआ है, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 7 21, 4700 आ गया एक यूनिट। एक यूनिट अगर 4700 आ गया तो मुझे आर का शेयर चाहिए, आर 10 यूनिट है, 10 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, 47,000। आंसर क्या हो गया मेरा, सी। ठीक है, 10वां सवाल देखिए, पीक्यूआर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बिजनेस में जिसमें रेशियो दिया है 4 रेशियो 5 रेशियो 7। आर एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो शेयर ऑफ जो प्रॉफिट है वो विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वाज ए वर्किंग पार्टनर। If they make 32,000 profit, out of which 25% is reinvested in business, how much does Q get? दो चीजें सवाल में है, एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का एप्लीकेशन समझ में आएगा, दूसरा जो स्लीपिंग पार्टनर है उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी है। तो आपको यहाँ क्या दिया है, P Q R, और ये वैल्यू मुझे दी है 4 5 और 7, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है आर एक स्लीपिंग पार्टनर है तो इसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो आधा होगा जो इसका पहले होता, अगर ये वर्किंग पार्टनर होता तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, टाइम का कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो आप कहोगे अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, और ये अब 7 ना पाके 7/2 पाएगा, क्लियर। तो वैल्यू, अब न्यू वैल्यू जो आई, न्यू रेशियो जो आपका आया, ये वैल्यू आया 8 रेशियो 10 रेशियो 7, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें समझना यह है कि 32,000 का जो हमारा प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से हम 25% को क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो 25% हटाएंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। 25% इसमें से कम कर रहा हूं मैं क्योंकि वो बिजनेस में वापस जाएगा। 25% माइनस 1/4 के बराबर होता है, तो 32 में मेरा 8,000 कम हो जाएगा, 24,000 आ गया यहाँ पर नेट प्रॉफिट। 24,000 को मुझे बांटना है, मुझे निकालना है क्यू को कितना मिलेगा। आप कहोगे 10 8 18 7 25 यूनिट मेरा 24,000 के बराबर है। अगर मैं इसका 4 गुना कर दूं तो 100 यूनिट बनेगा। देखो ये फिर से एक आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है, 25 से डिवाइड करने में अपनी एनर्जी खराब ना करें। वैसे करना कैसे वो भी मैं समझाऊंगा आपको। आप सीधे 4 से गुणा कर लो ना, मुझे 10 यूनिट निकालना है तो 100 निकाल लेते हैं पहले। 4 से गुणा किया तो 2400 को 96 मिला, 96,000। 10 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, 9600 के बराबर हो गया, आंसर हो गया बी। दूसरा एक तरीका आप सभी को मैंने बताया कि 25 का लेना देना हमेशा 1/4 से ही होता है, बेसिकली 100/4 होता है, बट कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि दशमलव कहां लगेगा, जीरो कहां लगेगा, तो मैं 25 को 1/4 लिख के कैलकुलेट कर सकता हूं, इस ज्ञान के साथ कि मेरे आंसर में जो फर्क आएगा वो फर्क आएगा सिर्फ कि कितने जीरो हैं या दशमलव कहां लगेगा। आंसर में डिजिट्स जो आनी है, अंक जो आने हैं, उसमें फर्क नहीं आ सकता। सारे ऑप्शन में जो अंक हैं वो अलग अलग हैं, 98 94 98 10,000। तो ये कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता कि मेरा आंसर क्या है। 1/4 लेने से भी मेरा काम चलेगा, चाहे आपको 2.5 दिखे, 250 दिखे, 2,500 दिखे, 25 दिखे, 1/4 सबको ले सकते हो। तो मैं जैसे ही इसको 1/4 लिखूंगा 25 को, ये वैल्यू यहाँ 24 और यहाँ 24 लिखो, बस जीरो जीरो छोड़ दो, स्मार्ट बनो थोड़े। आप कहोगे 1 यूनिट 96 के बराबर होगी, तो अगर आप 10 यूनिट निकालने जाओगे, 1 यूनिट 96 से अब 10 यूनिट क्या होगा, इसी में जीरो का गुणा होगा बस।
तो आपके आंसर में 96 आएगा जब आप 10 यूनिट निकालोगे, इसलिए मेरा आंसर सिर्फ बी होगा। इसको बोलते हैं जीरो भूल जाना, इसको बोलते हैं दशमलव भूल जाना और उत्तर लगाना। ये मेथड कब फेल होंगे? जब आपको दो ऑप्शन ऐसे दिए हो 9600, 960, 96 इस टाइप के। जब दो ऑप्शंस में डिजिट्स सेम हो जाएंगी, सिर्फ जीरो में फर्क हो, तब हम फंसेंगे। तो इतनी तो बुद्धि है कि हम ग्लांस करके देख लेंगे कि कहीं दो ऑप्शन में डिजिट्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, कहीं 9600, 96 दोनों ना लिखा हुआ ऑप्शन में, ताकि हमें जीरो और दशमलव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है, और इस लेवल पे आके रेयर कोई क्वेश्चन होगा जो आपको टेस्ट करने वाला है, बहुत रेयर। समझ में आई बात की नहीं? तो यू कैन राइट 25 इज 1/4 एंड सॉल्व। एक्चुअली में 1/4 इज 0.25, बट अगर मैं 25 को देखता हूं, 0.25 और 25 में फर्क दशमलव का ही है ना, बस खाली दशमलव कहां लगेगा। एक कह रहा है 1/4 घटाया क्यों? 1/4 25% होता है, तो 32,000 का मैंने 1/4 निकाल के 8,000 घटा दिया। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। अदरवाइज आपका 25 100/4 के बराबर होता है, 25% 1/4 होता है, बट फॉर कैलकुलेशन सेक आई कैन राइट 25 इज 1/4 एंड सॉल्व। तो अगर किसी भी चीज को मुझे 25 से डिवाइड करना है, इट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं, बट इतना सोचना ही नहीं। आप सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, काम चल जाएगा, बिकॉज ऑफ डिजिट्स नॉट बीइंग सेम। ठीक है, तो अब कंटेंट में इतना ही पढ़ाऊंगा आज। अब जिनके भी डाउट्स वगैरह रह गए हैं वो जरा देख लें। किसको आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो जा रही है ना? ठीक है, आवाज नहीं आ रही है ऐसा मत बोलो। जिन लोगों को आवाज आ रही है थम्स अप हिट करें, हिट थम्स अप। नाउ एवरीवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन डाउट्स कैन गो, कैन लीव द क्लास पोलाइटली। और मैं जरा जिनके डाउट्स ले लेता हूँ, है ना। ये बहुत बददुआएं देते हैं बच्चे। किसी का एक डाउट छोड़ दो, वो जाके कोर्स की रेटिंग पे असर डालता है, लेकिन वो डाउट नहीं बताते। थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, हमको, दोनों को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ओके, इस कोर्स को पर्टिकुलर मैथ के जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कितने डिजिट्स में है? 5 डिजिट्स में। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताने जा रहा हूं, आई कैन नॉट रिवील एग्जैक्ट नंबर, बट इस कोर्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, दे आर इन 5 डिजिट्स। इट मे बिकम 6 डिजिट्स आल्सो इन सम डेज। ओके, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, दैट डेफिनेटली द सॉल्यूशन इज नॉट कि कई बार होगा कि आप लेट्स से अभी इतने सारे मुझे डाउट्स दिख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा सबको आंसर करने की, बट कभी कभी किसी पर्टिकुलर दिन में आपका डाउट शायद ना ले पाऊं, तो अगले दिन ले लूंगा। बट डोंट मेक इट ए जनरल फीडबैक, है ना। मैं कोशिश करता हूँ क्लास में सिखाऊं, और आप अगर डाउट्स की बात करोगे तो आप ये पाओगे कि जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं इस देश में, उसमें हम यहाँ पर डाउट के लिए एक सेपरेट टाइम दे रहे हैं, लास्ट में 15 मिनट 20 मिनट, जो हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। तो कोशिश पूरी रहती है, थोड़ा सा धैर्य आपको भी रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ओके। रेशियो का पीडीएफ अपडेट हो गया है। ओके, इट हैज बीन अपडेटेड, सो नथिंग टू वरी अबाउट। और मैं आपको टेलीग्राम लिंक बता रहा हूँ, इसका टेलीग्राम पे आप जा सकते हो। अभी अपडेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम पे एक यूजर नेम मिलेगा आपको, अर्जुना बैच एग्जामो। तो ये टेलीग्राम चैनल हमारा पहले से ही है, इसी में इसको हम नई शीट्स भी डलवा देंगे। इसमें कुछ पुरानी शीट्स पड़ी होंगी, उसको डाउनलोड वगैरह मत करना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, बट इसको आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे अभी जाके, यू कैन ज्वाइन इट। ओके, इट अर्जुना बैच एग्जामो टेलीग्राम चैनल है, ये ग्रुप नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ वगैरह हम लोग अपडेट करना शुरू करें, ताकि आपको पीडीएफ में चैलेंज ना आए। तो जितने भी बच्चे हैं, ओके, यू कैन जस्ट गो एंड, मैं लिख देता हूँ लिंक भी, अगर काम कर जाए तो ठीक है, t.me/बैच। आई थिंक यही लिंक है, आप क्लिक करके देख लो, खुल रहा है क्या, बता देना। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लेना, मैं इसको कल से ऑपरेशनल करा दूंगा। अपडेट सेक्शन में भी डाल रहे हैं, यहाँ भी डालेंगे। ठीक है, ओके। रेशियो की सीट अपडेट सेक्शन में आ गई थी, मैं यहाँ भी डलवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक, अभी रुक जाइए थोड़ा सा, जो भी क्लास में चल रहा है इसी को आप ठीक से फॉलो करें, नोट्स वगैरह बनाएं, थोड़ा फ्लो में आ जाओगे, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अपडेट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ऑलरेडी इसका पीडीएफ अपडेट सेक्शन में आ चुका है, सुबह आ चुका है। ठीक है, इसका पीडीएफ बेटा अपडेट सेक्शन में ऑलरेडी आ चुका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका एक्सरसाइज अपडेट सेक्शन में सुबह डाल चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट।
आपकी बुक कब आ रही है, और अगर नहीं, देखो बुक आ रही है अनअकैडमी के साथ ही आ रही है। थोड़ा सा बड़ी कंपनियों का एक लंबा प्रोसेस होता है, और वो अच्छा भी होता है बिकॉज दे टेक टाइम टू डू थिंग्स। तो थोड़ा सा डिले इसकी वजह से होता जा रहा है, बट मोस्टली चीजें क्लोज हो चुकी हैं और जल्दी आपको किताब मिलेगी। थोड़ा वेट कर लो, घबराएं नहीं, ठीक है। अगला डाउट है हरीश जी का कि सर शीट कैसे मिलेगी, मैंने सिर्फ आपका बैच लिया, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। वही बेटा, टेलीग्राम में आओ, एट अर्जुना बैच इंग्लिश, ये लिंक पिन कर दिया मैंने, ठीक है, उस पर आओ। एक कह रहा है कि डाउट टेलीग्राम ग्रुप बनाओ। टेलीग्राम ग्रुप का यार मेरा एक्सपीरियंस धीरे अच्छा नहीं रहा है, कभी अच्छा नहीं रहा है। तो अनटिल आई हैव ए प्रोसेस कि ये ग्रुप प्रॉपर्ली मॉनिटर होगा, हम अपने लोगों को लगा पाए इसके लिए, तभी हम करेंगे ग्रुप, और ना ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो अलग एक पेन क्रिएट हो जाता है। जैसे अपना ग्रुप होगा तो बच्चे भी आके बोल रहे हैं सर आपके ग्रुप में क्या चल रहा है, ठीक है। एक बार हमारे ग्रुप में आके किसी ने किसी के वीडियो की लिंक पोस्ट कर दी, उन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का, उन्होंने आके उस टेलीग्राम ग्रुप की कंप्लेंट कर दी। मतलब हमने नहीं, किसी बच्चे ने लिंक पेस्ट कर दी उनके वीडियो की, कोई पेड वीडियो था, उन्होंने टेलीग्राम हमारा चैनल ही ब्लॉक करा दिया, ग्रुप ब्लॉक करा दिया। माई टीम आया कि सर आप बात कर लो, तो वो चालू कर देंगे। मैं कहा जाने दो, ले लेने दो उनको ग्रुप, ठीक है। इतना लोग अगर खार खाए बैठे हैं कि किसी बच्चे ने पोस्ट मारा, बच्चों को भी तो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इट नीड्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, क्योंकि वो लीगली हमारे ऊपर आता है सीधे, ठीक है, हमारे ऊपर लीगली आ जाता है हर चीज। तो उन्होंने हमारा ग्रुप जो है कंप्लेन कर दी। अब या तो हम उनसे बात करेंगे सर आपने उस पर वो मार दिया स्ट्राइक हमारे ग्रुप में, तो प्लीज हटा लीजिए। प्लीज हमसे होता नहीं है, हमने कहा ले जाओ ग्रुप हमारा, कोई दिक्कत नहीं, गया ग्रुप। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ऐसा आप देखो, हम लोग वो तो है नहीं कि कुछ भी चल रहा है चलने दो, हमारे ऊपर लोग ना नजर रखते हैं, और कुछ फालतू का लीगल उगल हो जाए तो वो चीज सही नहीं है ना। आप लोग भी कोई धैर्य तो बरतते नहीं हो ग्रुप में, किसको रोक लोगे क्या करने से, है ना। जो मर्जी आया करोगे। चैनल में तो कम से कम हम ही पोस्ट करते हैं, ग्रुप में तो सब पोस्ट करते हैं, दिन रात पोस्ट करते हैं, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। सीजीएल 22 में टाइपिंग में फेल हो गया था, 18 नंबर ज्यादा थे। सीजीएल 2023 में 93.5 आया, 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट था, समझ में नहीं आ रहा क्या रहा। यार रुचि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज आई थिंक 93.5 सीम्स लिटिल लेसर स्कोर, ऑल्दो 26 शिफ्ट 1 वाज डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट, बट स्टिल ये नंबर तो आपके कैलिबर के हिसाब से कम है। अगर आप 22 में सिर्फ टाइपिंग में फेल हुए, कट ऑफ से आप 18 नंबर ज्यादा थे, तो डिसहर्टनिंग है थोड़ा सा, बट आई विल से कि यू हैव कैलिबर। कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है कि यूपीएससी में उन्होंने, मैं यूपीएससी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा उस टफनेस को समझ पाओगे कि लोग क्या क्या गुजरते हैं। ये कई लोग होते हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू लिखते हैं एक साल, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी आपको, नेक्स्ट ईयर पता लगा उनका प्री में नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, रैंक फोड़ी 2 डिजिट्स में। तो ये फेजेस लाइफ में कभी कभी ऐसे आते हैं जब आप बहुत नीचे चले जाते हो, जितना आपको नहीं गिरना चाहिए, आपका स्तर भले ही यहाँ पर है, बट यू वेंट हियर, यू हैव टू फाइट वन मोर टाइम मे बी। तो आई एम नॉट श्योर कि आपका प्री टफेस्ट शिफ्ट में निकल रहा है नहीं निकल रहा है, नंबर थोड़े से कम है realistically. So I think you prepare and give one more try in 2024. If you were 18 more than final cutoff, then you have a caliber. It's a matter of time. So don't lose heart. It's just a bad was. 26 shift 1 and maybe you need to try one more time. Okay? आपको एक बार और प्रयास करना चाहिए। आते हैं, आपका रेशियो का क्वेश्चन कर रहा हूँ, सफिशिएंट है ना? एंड सर आपका बुक खरीदने की जरूरत है या कोर्स है ना? कोर्स काफी है, हम लोग आपको पीडीएफ वगैरह भी देंगे, बट एक फिजिकल किताब का एक अपना महत्व होता है ना। वी ऑल लव टू लर्न फ्रॉम बुक्स, और बुक्स में तार लगाना, तो फिजिकल बुक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई और पीवाईक्यू है तो मत लेना, नहीं है तो ले लेना मेरा, ठीक है। आपका टीजी का लिंक ऊपर में दे चुका हूँ ना, वही 8 अर्जुना मैथ्स, अर्जुना बैच एग्जाम, ठीक है। प्लीज सजेस्ट मी, मेरा एज 29 है और मेरा रेलवे ग्रुप डी छोड़कर आया था सीजीएल की प्रेप करने, बट एग्जाम बहुत खराब रहा, ओबीसी 117, अब क्या करूं? यार सूरज, अब ये तो देखो, यू शुड नेवर लुक बैक एंड कंडेम योर डिसीजन, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो एक जॉब थी, आपने छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो ये रिग्रेट मत करो कि मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि वो तो जा चुका है। तो एक बात हमेशा बोली जाती है कि टेक ए डिसीजन, मेक इट राइट। आपने एक डिसीजन लिया, तो अब उस डिसीजन को इस चीज से जज मत करो कि मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए आप ज्यादा परेशान हो जाओ। आपको बस यही देखना है कि भाई पिछले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में मेरे 117 नंबर आए, अब देखते हैं होगा कि नहीं होगा, और अगले अटेम्प्ट को अच्छे से दें, क्योंकि 29 अगर आपकी एज है तो मेरे ख्याल से आपके पास एक ही अटेम्प्ट और है 30 तक, तो आप उस अटेम्प्ट को अच्छे से दें, क्योंकि जो आप छोड़ चुके हो वो तो आपको वापस मिलेगा नहीं। अगर आप रिजाइन कर चुके हो, पूरा प्रोसेस हो चुका होगा, देन यू कैन नॉट गेट दैट जॉब अगेन, तो उसके बारे में सोचने का कोई खास फायदा है नहीं। तो लग जाइए, तैयारी करिए अच्छे से। ओके, रेशियो की सीट बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपडेट हो चुकी है, अपडेट सेक्शन में अभी जो टेलीग्राम दिया है उस पर भी हो जाएगी।
ओके। प्रिया जी कह रहे हैं मैं हाउस वाइफ, मैं बहुत सालों में पढ़ रही हूँ और सर कैसे इंप्रूव करूँ। आप चैलेंज होता है, अगर आप लड़के से शादी हो गई है, लड़कियों के लिए स्पेशली ज़्यादा चैलेंज होता है बिकॉज देयर आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन गर्ल्स। पहले तो आपके जज्बे को सलाम करता हूँ मैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तो देखिए वही होगा जो चीज़ें टीचर का बता रहा है वो चीज़ें फॉलो करिए अच्छे से, और अगर आप वो ठीक से फॉलो करेंगे तो बढ़िया होगा। तो आप टाइम निकालिए जितना भी निकाल सकते हो पढ़ाई में, और अच्छे से पढ़िए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, ठीक है। पीडीएफ रेशियो का नहीं, पार्टनरशिप का आया है, तो रेशियो तो पहले ही पड़ गया होगा, पार्टनरशिप का आ जाया होगा आपको। देखो थोड़ा शांत रहो, छोटी सी बात है, भी टेलीग्राम चैनल है उसमें सब डलवा देंगे, परेशान हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आकाश कह रहे हैं आरआरबी जेई के लिए प्रैक्टिस शीट का कम से कम 4 बार लगाऊं तो सफिशिएंट रहेगा, एक एग्जाम के लिए मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार पहले शीट आने दो, शीट में भी टॉप क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप शीट ही लगा लो, बुक्स की ऐसी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया हिना जी, ठीक है। आपका ये डाउट है शायद, टेलीग्राम लिंक पिन कर दो, ये ऑलरेडी पिन हो चुका है, ओके। समझ में आया, ठीक है। एक मिनट, ये बच्चा क्या पूछ रहा है। पीक्यूआर ने एक इन्वेस्ट में इन्वेस्ट किया, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, पी ने इंक्रीज किया कैपिटल, क्या इसमें दिक्कत है बेटा? बेटा इसको एक बार घर पे पहले समझो। देखो कोई चीज कई बार क्या होता है, दिमाग में ब्लॉकेज हो जाता है, सारी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई, एक बार वीडियो दोबारा देख के इसको नहीं समझ में आएगा तो कल पूछना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा, एक बार खुद इत्मीनान से बैठ के, अभी टाइम भी नहीं मिला होगा, नया सवाल आ गया होगा इसके आगे, एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो इसको कल पूछना, ठीक है। मैं पिछली क्लासेस कैसे कवर करूं? पहले तो आगे की क्लासेस में आप अनुष्का जी गैप मत होने दें, ठीक है, और पीछे की जो क्लासेस हैं उसको धीरे धीरे करके अगले 1 महीने में कवर कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो इतना घबराएं नहीं, जो चीज पूरी करनी है उसको आप नेक्स्ट 1 मंथ में कर लें, और पीछे की जो क्लासेस हैं उसमें हो जाएंगे, और जो नई क्लासेस हैं इनको आप रेगुलर करिए, इनको आपको छोड़ना नहीं है, ऑलराइट। फादर ऑफ प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। डाउट में आपको लिखना पड़ेगा कि डाउट क्या है, ये पूरा आप ऐसे स्क्रीन दे दोगे मुझे समझ ही नहीं आएगा आपको क्या समझ में नहीं आया। और कोशिश करो कि कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आए, कोई सवाल समझ में नहीं आया, इसको घर पे जाके एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो, शांत दिमाग से बैठोगे समझ में आएगा। नहीं आया तो कल स्पेसिफिकली पूछना मुझसे कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, पूरा रिपीट कभी मत करवाइए टीचर से कि सर पूरा रिपीट कर दो, ना ना, वो तो आप वीडियो देख के भी रिपीट करवा सकते हो, स्पेसिफिक कि ये बता दो मुझे, नहीं आया है ये सर, सिर्फ एवरेज और पार्टनरशिप का आप दे दीजिएगा, सब पड़ जाएगा टेलीग्राम में, चिंता ना करें, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। किरण की पीवाईक्यू लगा लें ठीक रहेगा। अरे पीवाईक्यू किसी की नहीं होती, पीवाईक्यू सबकी होती है किसी की बुक से काम चल जाएगा यार, क्या टेंशन ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, उसमें क्या टेंशन है, ओके। कुछ क्वेश्चन बेसिक अप्रोच से ही होता है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ क्वेश्चन बेसिक अप्रोच से ही होगा तो उसमें कोई दिक्कत थोड़े ना है, हम तो बेसिक भी देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि बेसिक नहीं देख रहे हैं। अब तुम अगर इसको बेसिक बोल रहे हो कि हम इसको ऐसे लिख के करेंगे, ये तो बेवकूफी है, इसको बेसिक नहीं बोलते हैं। बी फॉर बेसिक, बी फॉर बेवकूफी। मल्टीप्लायर सीखो, मल्टीप्लायर से चलो अब, ठीक है। बाकी कुछ सवाल होंगे जिसमें हमें थोड़ा ट्रेडिशनल रूट लेना पड़ता है तो लो, ओके। हाँ जी, क्लियर। तो चलिए अभी विदा लेता हूं मैं आपसे, और फिर मिलेंगे। और बाकी डाउट्स के आपके जो एवरेज का है, मैं देखता हूं कि अगर कोई अलग से एक डाउट क्लास प्लान कर पाए, लेट मी थिंक ओवर इट, अभी ये वीक तो निकलने दो, ठीक है। फिर कुछ जुगाड़ करते हैं, ग्रुप का भी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं ग्रुप बना सकता हूँ ताकि आप लोग आपस में भी डाउट डिस्कस करके क्लियर करें, क्योंकि वो कुछ उपाय करेंगे इसका, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, कल मुलाकात होगी आपसे पार्टनरशिप की अगली क्लास के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।